आप लोग मीम्स भी बड़ी बना लेते हैं टीचर्स पे, इसलिए आज मुझे बड़ा मुताब करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा पीछे बैठा हूँ, सही रहेगी। इस साइड पे आके कवर हो गया। तो बेटा इसको इसलिए वो कैमरा भी ऑन करवाया है ताकि अगर मुझे दोबारा से रिपीट ना करना पड़े, वरना स्टूडेंट्स का ये होगा कि उनको समझ नहीं आएगी। और दूसरा ये कि ये इम्पोर्टेंट है, फाइनल की पर्सपेक्टिव से भी देखें, क्विज के पर्सपेक्टिव से भी देखें, कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी जो कि इंपॉर्टेंट होंगी। और मैं कोशिश करूँगा आपको प्रैक्टिस भी करवा दूँ कुछ चीज़ों की ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, आप लोगों को याद होगा हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्लानिंग और रिक्रूटमेंट, पार्ट 1 इसका पढ़ लिया था, जो कि पार्ट 1 पर्सनल प्लानिंग का था, यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। और आपको एक और याद होगा, जब मैंने पहला पार्ट पढ़ा था तो फर्स्ट पढ़ाया था आपको, फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। हमने वो जो देखा था ना, चार्ट सा एक बना हुआ था, टाइम लाइन बनी हुई थी जिसके अंदर, उसके अंदर हमने देखा था कि फर्स्ट में जॉब एनालिसिस था जो हम कर चुके। जॉब एनालिसिस क्यों किया था? क्योंकि हम जॉब के लिए कोई ऐड दे सकें, इस तरह का कुछ, उसके लिए हमारे लिए हेल्पफुल हो जाए। अब जब जॉब एनालिसिस कर लिया तो उसके बाद हमने प्लानिंग करनी थी कि कौन कौन सी पोजीशंस को फिल करना है। जॉब एनालिसिस तो हम डिफरेंट वेरियस पोजीशंस का कर सकते हैं, हो सकता है एचआर मैनेजर का भी कर लिया, एक लेक्चरर का भी कर लिया, एक स्वीपर का भी कर लिया, डिफरेंट अनट्रेन्ड एंड ट्रेन्ड लोगों का हमने देख लिया। उसके बाद फिर हमने डिसाइड करना था, प्लानिंग करनी थी कि हमें कौन सी पोजीशंस फिल करने की ज़रूरत है। और उसके बाद फिर हमने अगला जो हमने जब ये डिसाइड कर लिया, प्लानिंग कर ली, तो अगला पार्ट था हमारा रिक्रूटमेंट का, ये वाला। तो इसमें अब हम देखेंगे कि रिक्रूटमेंट क्या है, उसके बाद क्या था, सिलेक्शन थी, और इसके बाद आपको बेटा सिलेक्शन तक हम गए थे, बाकी हम बाद में फिर देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आई होप की आवाज़ आ जाए। ये जो वीडियो है वो आपको ये बताएगी कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अ रिक्रूटर, या रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है इटसेल्फ। ये आपको दिस ही इज अ मैनेजर, एचआर मैनेजर, और शी इज अ रिक्रूटर। मैंने आपको बताया था कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में हर जो फंक्शन है एचआरएम का, रिक्रूटमेंट इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एचआरएम, राइट। अब छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो जरूरत नहीं आपको अलग से कोई रिक्रूटमेंट ऑफिसर हायर करने के लिए, उसकी टाइटल कुछ भी हो सकता है। बट बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आते हैं, या फायर होते हैं, या हायर हो रहे हैं, उसमें आपको डिफरेंट पोजीशंस के लिए डिफरेंट लोगों को करना पड़ता है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एचआर मैनेजर एक अलग से काम कर रहा है, और उसके अंडर ही एक रिक्रूटमेंट ऑफिसर के तौर पे ये काम कर रही है फीमेल। अब मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप लोग अपनी नोटबुक्स पे ये ज़रूर लिखें कि इस कॉन्वर्सेशन में भी जो आपको डायलॉग्स दिखाऊंगा मैं, उसमें क्या क्या गलतियाँ एचआर मैनेजर ने की रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। और जब आप ये लिख रहे हो तो अपने माइंड में रखिएगा कि आपने जो जॉब एनालिसिस वाला पार्ट किया था वो क्यों किया था, क्योंकि हम आइडेंटिफाई कर सकें क्या जॉब एनालिसिस क्यों किया था, क्या क्या चीज़ें हम फाइंड आउट होती हैं उससे। दो प्रोडक्ट्स क्या थे उसके, जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, ड्यूटीज, और स्पेसिफिकेशन क्या है, ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स या स्किल्स या क्वालिफिकेशन। तो अब रिक्रूटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि उसको ये चीज़ें पता हो, अदरवाइज वो एक बेटर रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं कर सकता। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि रिक्रूटमेंट होती क्या है, ऑल्दो मैंने आपको पहले से बता दिया था कुछ कुछ चीज़ें, जो बिल्डिंग अ पूल ऑफ एप्लीकेंट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। लेकिन यहाँ पे आपने एरर्स को देखना है कि एचआर मैनेजर कौन कौन से एरर्स कर रहा है इन दिस कन्वर्सेशन। माइंड में रखिएगा जॉब एनालिसिस वाले पार्ट को, और जितनी भी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको जितनी मिल सके उसको माइंड में। ट्राई करता हूँ अगर यूट्यूब पे चल जाए, हो सकता है वहाँ देख लीजिएगा कि ये जैसे कि जब लिखा आ रहा है, मैंने सबटाइटल्स ऑन किए थे लेकिन शायद से समझ में आया डायलॉग किस तरह से कौन क्या बोल रहा है। अब ये कह रहा है कि आई नीड यू टू फाइंड अस अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स। डायरेक्टर ऑफ सेल्स के लिए इन्होंने रिक्रूटमेंट करनी है। अब इसने पूछा है कि तुम्हारी रिक्वायरमेंट क्या है, और ये कह रहा है कि ही शुड, मतलब डायरेक्टर ऑफ सेल्स है अगर, तो ही शुड बी डूइंग सम डायरेक्टिंग एंड सम सेलिंग, बस
ये बताया इसने। तो उसने कहा कि किस टाइप का कितना एक्सपीरियंस है, इसने कहा कि सेलिंग का एक्सपीरियंस हो उसके पास तो ठीक है। तो ये पूछती है उससे कि कितने साल का सेलिंग का एक्सपीरियंस, किस टाइप का सेलिंग एक्सपीरियंस हो। सेलिंग तो डिफरेंट टाइप की हो सकती है, आप कोई क्या कहते हैं उसको, गाड़ियाँ भी बेच रहे हैं वो भी सेलिंग है उसकी, आप आटा बेच रहे हैं मे बी, या आपको कोई इस तरह की परचून की दुकान पे कोई चीज़ बेच रहे हैं, मोबाइल बेच रहे हैं, तो सेलिंग तो डिफरेंट है। ये पूछती है कि एनी टाइप ऑफ सेल्स एक्सपीरियंस वुड सफाइस, हो जाएगा इसमें। तो ये कहता हाँ ठीक है। तो ये फिर उसको मॉक करती है कि क्या मेरी एक भांजी है छोटी, उसको कोई टॉफीज बेचने का उसका कोई एक्सपीरियंस है सेल्स का, तो उसको ले हम हाँ ठीक है, कहते कल से ज्वाइन कर सकती है कि नहीं वो। तो ये उसको ये कह रहा हूँ। तो इसमें ये एरर्स कुछ करता है कि जिसमें फिर ये कहता है कि उसको फनी होना चाहिए। हालांकि हमने क्या पढ़ा था कि जब हमने जॉब एनालिसिस किया था कि जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने ड्यूटीज या उसकी क्वालिफिकेशन वो बतानी है जो कि हम जस्टिफाई कर सकें। और फनी होना एक डायरेक्टर ऑफ सेल्स, वो कॉमेडियन की तो हो सकती है स्किल या उसकी हम कह रहे हैं क्वालिफिकेशन या स्पेसिफिकेशन, बट एक सेल्स डायरेक्टर ऑफ सेल्स की तो नहीं है। कहता जी पिछला वाला फनी था, मुझे बड़ा मजा है उससे काम करने का, अगला भी फनी होना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि ही शुड बी रेडी फॉर बीपी पोजीशन, फॉरन ही वो प्रमोशन के लिए भी रेडी हो, ऐसा बंदा लेके आए। आपको याद होगा हमने वो पर्सनल रिप्लेसमेंट चार्ट में कुछ बातें की थी, वो कह रहा था ये भी हो रेडी। अच्छा, फिर उसके बाद कहता है उसके पास पीएचडी भी हो, और वो फिर साथ में कह रहा था वो थोड़ी पे पे भी काम करने के लिए राजी हो जाए, यानी कमीशन पे काम कर रहे हैं। हालांकि वो डायरेक्टर ऑफ सेल्स है, वो कोई सेलमैन नहीं है, इन्होंने कमीशन पे काम कर रहे हैं। और वो कहता है 3 दिन के अंदर अंदर मुझे चाहिए। तो ये बार बार ये कह रही होती है कि ये जो तुम ये बात कर रहे हो, जो मैनेजर को ये कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, 3 दिन नहीं हो सकते, इसमें मैं नहीं हायर कर सकते। वो ये कहता है कि जी ऑलरेडी लोग बड़े डेस्परेट हैं, इकोनॉमी डाउन जा रही है, तो आराम से मिल जाएगा। तो वो ये कहती है कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी मैं स्ट्रीट पे गलियों में घूमने शुरू कर दूँ, कोई भी डेस्परेट बंदा मुझे मिले उसको मैं हायर कर लूँ अपने पास, ऐसा तो नहीं। ये इसका एक मेजर टेस्ट है। समझ आ गई होगी कि एक रिक्रूटर की बेशक वो इसकी सबऑर्डिनेट है, बट शी हैज़ द गट्स टू स्पीक अप कि मुझे ये चीज़ें मैं नहीं कर सकती, या मेरी ये लिमिटेशन है, इसकी अगर इस लेवल की रिक्रूटमेंट करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ पर्टिकुलर्स चाहिए, मुझे ये बताना है आपको डायरेक्टली कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितनी क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो ये उसके अच्छे क्वेश्चन थे, और इसने ये जो एरर्स किए वो आपके सामने है कि वो बातें उसने बताई जो कि उस की ज़रूरत नहीं थी, रिक्वायरमेंट नहीं थी जॉब के लिए, यानी ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन में आती थी ना उसके स्पेसिफिकेशंस में आती थी। तो रिक्रूटमेंट है क्या, ये मैंने बात आपको 2-3 बार पहले भी कर चुका हूँ। फाइंडिंग और अट्रैक्टिंग द एप्लीकेंट्स फॉर द, जो भी आपके ओपन पोजीशन है, जो भी वेकेंट पोजीशन है, उसके लिए आपने अट्रैक्ट करना या फाइंड करना एप्लीकेंट्स को। यहाँ पे एम्प्लॉइज नहीं लिखा हुआ, एप्लीकेंट्स लिखा है। एम्प्लॉइज अभी मैंने बताया था आपको कि पहले जो आप कैंडिडेट्स हो आपके लिए जो अप्लाई कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इंटर्नशिप की कोई जॉब आती है तो मैं आपको हायर तो डायरेक्ट नहीं कर लूँगा, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आप लोगों को अनाउंस करूँगा, लेट्स सपोज अनाउंस करूँगा, क्लास में अनाउंस कर दिया, मैंने नोटिस बोर्ड पे लगा दिया, या कोई अगर हमारी ईमेल है उसमें मैंने बता दिया कि जी देयर इज अ वैकेंसी अवेलेबल फॉर इंटर्नशिप फॉर एन इंटर्न इन इंस्टीट्यूट ऑफ एविएशन स्टडीज, और उसके अंदर आपको क्या कहते हैं, आप जो विलिंग है इसके लिए तो वो अप्लाई कर दें, तो आप में से काफी लोग अप्लाई कर देंगे। तो ये मैंने क्या किया, आई हैव बिल्ट अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। मैंने और कुछ अभी हायरिंग नहीं की, सिर्फ मैंने अपनी तरफ लोगों को अपनी इस जॉब के लिए लोगों को अट्रैक्ट किया है कि भाई उस जॉब के लिए लोग मेरे पास अपनी सीवीज लेके आ जाएं, ताकि उसके बाद मैं उसमें से सिलेक्शन कर सकूं, वो अगला प्रोसेस है उसके बाद, ठीक है। अच्छा, एक और बात ये है कि इसके अंदर भी प्री स्क्रीनिंग भी होती है, इसके अंदर प्री स्क्रीनिंग भी होती है। समटाइम होता है कि आगे मैं बात करूंगा इस पर डिटेल में, समटाइम होता है कि आपके पास मैंने कहा जी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, आप सबने अप्लाई कर दिया, तो ये हो सकता है कि मुझे सिर्फ मेल चाहिए हो, फीमेल ना चाहिए हो, तो मैं उसमें से फीमेल्स को निकाल दूँ और मेल रह जाए। या हो सकता है मुझे 20 इयर्स से ज़्यादा के लोग चाहिए हो, जिनकी एज कम है 20 से, वो मुझे ना चाहिए हो, तो मैं उनको निकाल दूँ। तो ये प्री स्क्रीनिंग है, हालांकि मैंने कोई सिलेक्शन नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ प्री स्क्रीनिंग का प्रोसेस है क्या इसके अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये भी कि मुझे 8वें सेमेस्टर के स्टूडेंट्स चाहिए हो, तो मेरे पास छठे के भी आ जाए, दूसरे भी आ जाए, फर्स्ट भी आ जाए, तो मुझे सिर्फ लेट्स सपोज लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स चाहिए 7th और 8th सेमेस्टर के, तो इससे भी है। लेट्स सपोज फिर मैं बाद में उसकी स्क्रीनिंग कर दूंगा ना इन लोगों की बातों की। फिर लेट्स सपोज ये हो सकता है कि मुझे कुछ सर्टेन CGPA से ऊपर के लोग चाहिए जिनका 3.5 है लेट्स सपोज, ठीक। और
अगर ज़्यादा लोग ऐसे लोग आएंगे जो उसके नीचे होंगे तो मैं उनको स्क्रीन आउट कर दूंगा। तो रिक्रूटमेंट के अंदर भी एक प्रीलिमिनरी सी सिलेक्शन का प्रोसेस होता है, जिसे आप स्क्रीनिंग कह लें या आप प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कह लें या इनिशियल स्क्रीनिंग कह लें, इस तरह से जो ऑटोमेटिकली हो जाती है। आजकल सॉफ्टवेयर हैं उसके बारे में मैं बात करूँगा। अब व्हाई रिक्रूटमेंट इज इंपॉर्टेंट? रिक्रूटमेंट पहले समझ आ गई आपको क्या है क्या? यस सर। बिल्डिंग अ पूल ऑफ, इट डज नॉट मीन कि एक्चुअली आप स्विमिंग पूल क्रिएट कर रहे हैं। पूल का मतलब ये है कि आपने सीवीज या एप्लीकेंट्स अपने पास रखे जिसमें से बाद में आप चूज कर सकेंगे किसको आपने हायर करना है या आपने जिसको इंटरव्यू के लिए बुलाना है, इस तरह से। ठीक है, आपने एक पॉइंट। तो अब अगला पॉइंट ये है कि इसका व्हाई रिक्रूटमेंट इज इंपॉर्टेंट। देखें, जितना बड़ा आप पूल ऑफ एप्लीकेंट्स क्रिएट करेंगे आपके पास उतना ही ज्यादा चांस है अच्छे कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने का। लेट्स सपोज आपके पास एयरफ्लो के आप सारे एयरफ्लो के मैनेजर हैं, एचआर मैनेजर, और आपके पास जो 2 वेकेंट पोजीशंस हैं पायलट के लिए, दो पोजीशन पायलट। उन 2 पोजीशंस को अगर आपने फिल करने के लिए ऐड दे दी तो उस ऐड में अगर आपके पास 2 लोग ही आए सिर्फ, यानी आपका जो पूल है एप्लीकेंट्स का वो सिर्फ 2 लोगों पे मुश्तमिल है, 2 लोग ही हैं सिर्फ उसके अंदर। तो क्या, अच्छा दूसरी तरफ ये है कि आपने एयरफ्लो ने तो ये किया, कतर एयरवेज ने अगेन सेम पायलट्स के लिए जॉब ऐड दी, उनके पास 2000 लोग आ गए। तो किसके लिए ज्यादा आसान है क्वालिटी कैंडिडेट्स को पिक करना? कतर एयरवेज को, बिकॉज उनके पास ऑप्शन ज्यादा है। ऐसे ही अब अगर आपके पास लेट्स सपोज एयरफ्लो को जल्दी चाहिए क्योंकि हज ऑपरेशंस आगे आ रहे हैं, उनको पायलट्स अपने जल्दी चाहिए, तो जब पायलट्स उनको जल्दी रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब है 2 ही लोग आए तो उनको फॉर वन वे एंड अनदर उनको हायर करना ही पड़ेगा उन्हें, बेशक उनकी क्वालिटी अच्छी ना हो, बेशक वो बाद में अच्छा परफॉर्म ही ना कर सकें उसके अंदर, बेशक इंटरव्यू में भी अच्छा परफॉर्म ना किया उन्होंने। ठीक है, ये मैं बड़ा एक्सट्रीम कंडीशन बता रहा हूँ। यूजुअली लोग क्या करते हैं, फिर वो दोबारा एक बार फिर ऐड दे देते हैं ताकि वेट कर लेते हैं, इस तरह करते हैं। लेकिन बहुत एक्सट्रीम कंडीशन हो तो आपको इस बात की समझ आ रही है कि जितना रिक्रूटमेंट वाला बंदा या रिक्रूटमेंट ऑफिसर अगर अपना काम सही से नहीं करता तो आप एक अच्छा क्वालिटी एम्प्लॉई अपनी कंपनी में नहीं ला सकते। तो स्टार्ट यहाँ से होता है, इसलिए रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट कि आप किस तरह से हाउ कैन यू इम्प्रूव द रिक्रूटमेंट, किस तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्रूटर्स को, जैसे जो भी फीमेल बैठी थी हमने क्लास में वो देखा ना, इससे पहले थोड़ी सी वो डायलॉग था जो एनिमेटेड सा, उसके अंदर वो एक रिक्रूटर थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू वर्क ऑन योर रिक्रूटमेंट ऑफिसर, जो भी हैं 1 2 4 5 10 जितने भी हैं, उनको आप ट्रेन करें, उनको पता हो कि इसकी रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। यहाँ पे ट्रेनिंग इस तरह लिखा हुआ है, इंटरपर्सनल स्किल्स उनके पास हो, यानी कम्युनिकेट अच्छा कर सकते हो, वो लोगों को भी बता सकते हो, अपने एचआर मैनेजर को भी बता सकते हो कि भाई दीज आर द रिक्वायरमेंट्स, एंड अगर मुझे आप ये बताएंगे तो फिर ही मैं एक अच्छी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस आपको करके दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं करके दे सकता। बेसिक नॉलेज भी हो उसे रिक्रूटमेंट की, वो तो है ही है क्योंकि वो रिक्रूटमेंट ऑफिसर है, और यहाँ पे ईओ लॉज का भी पता हो उसे। He or she should have a knowledge about the equal employment opportunity laws। ये हमने पढ़े थे ना, ये क्यों जरूरी है? बाकी तो ये समझ आ गई ना आपको, कॉमन सेंस है, इसका क्यों जरूरी है इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट। किसी के साथ कोई मसलन से धोखा ना हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए सबके लिए। एक रिक्रूटमेंट के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? वो स्पेसिफिक बंदा सिलेक्ट होगा जिसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा सर, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब सही है, लेकिन उसको और स्पेसिफाई करें। कोई अगर क्वालिफाइड है, अगर वो फीमेल है तो उसको फिर भी मतलब हायर करें, अगर उसके पास क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स हैं उस जॉब के लिए, तो अब उसे इक्वल अपॉर्चुनिटी और एम्प्लॉयमेंट का पता होगा। तो हाँ, अब देखें, जैसे अगर मैंने कहा कि मुझे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दी कि मुझे यहाँ पे आईएएस में इंटर्न की रिक्वायरमेंट है, तो मैं कहता हूँ मुझे फीमेल्स नहीं रिक्वायर्ड, सिर्फ मेल रिक्वायर्ड है। हालांकि वो काम मैंने तो सिर्फ उनका डेस्क वर्क करवाना है ना, उस डेस्क वर्क के लिए वो फीमेल भी काम कर सकती है, मेल भी। तो मैंने उनसे कोई फिजिकल वर्क करवाना है जो कि फीमेल नहीं कर सकती, मे भी, ठीक है। कोई जैसे वो उनको मैं मुझे पुशअप्स लगाने हैं इधर उन्होंने, या वो वजन उठा के उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना, चौथे फ्लोर तक आना है या 5th फ्लोर तक आना है। तो इसका क्या मतलब है, एक एक्चुअल जॉब की रिक्वायरमेंट जो है हमने उसके अंदर रह के काम करना है। अगर कोई रिक्रूटमेंट ऑफिसर प्री स्क्रीनिंग में फीमेल्स को निकाल दे विदाउट एनी रीजन,
तो उसको वैसे लगे गट फीलिंग में यार ये काम है फीमेल से ना हो, कोई और मसले आ रहे हैं उनके लिए ना करें, तो वो उसको पता होना चाहिए कि अगर ये उसने किया तो हो सकता है कोई सू कर दे। ठीक है, जिस तरह हमने एडब्ल्यू की एग्जांपल ली थी बार बार कि वो फीमेल को फीमेल मैंने बताया भी था कि उसको किस तरह शायद जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपरली जस्टिफाइड नहीं हुए थे उन रीजन से जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए। ठीक है, एक तो ये हो गया। हम ऊपर बढ़ के रहे हैं कि इफेक्टिवनेस कैसे इंप्रूव करनी है रिक्रूटमेंट। सोर्सेज आपके देखिए, जब आपने रिक्रूटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट किया और आप चाहते हैं कि आपके पास एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट हो जाए, उसके लिए आप डिफरेंट सोर्सेज यूज कर सकते हैं। जस्ट सपोज रेफरल्स या ऑनलाइन एड्स या कोई और भी, हम आगे और भी डिस्कस करेंगे, बहुत सारे हैं, शायद आज कर लें या शायद नेक्स्ट सेशन में कर लें, वो हम देखेंगे इंटरनल या एक्सटर्नल किस तरह से रिक्रूटमेंट के सोर्सेज हैं। रेफरेंस का क्या मतलब है कि जैसे आप लोग लेट्स सपोज आप आईएएस के स्टाफ मेंबर्स हैं, सारे फैकल्टी मेंबर सारे बैठे हुए हैं, तो लेट्स सपोज मैं आईएएस का हेड कर रहा हूँ लेट्स सपोज अभी आज के लिए इसमें, तो होगा क्या कि अगर रेफरेंस से मैं कहूँ तो मैं एक इंटरनल रेफरेंस से भी आप कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेफरेंस से भी कर सकते हैं। मैं आपको कहूँ कि जी मुझे एक लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है, आप सबको ऐसे अनाउंस कर दूँ यार आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को कोई जानने वाला है जिसका सब्जेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का हो, जिसने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एमएस किया हो, तो उनके लेक्चरर की रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के लिए। तो मैंने क्या किया है, आपसे रेफरेंस ले लिया, यानी आपका रेफरेंस से मैंने देख लिया, अगर कोई आपके पास है तो अगर होगा तो आप बता देंगे। इस तरह मैं आउटसाइड मेरे दोस्त हैं, कुछ कोलीग्स पुराने कोलीग्स होंगे, उनसे कह दूँगा यार अगर आपके पास ऐसा बंदा है जिसके पास ये डिग्री है और जो विलिंग भी है काम करने के लिए, अच्छी पे है ये वो, इस तरह की बात करके कि जी वो अगर हो सकता। तो ये मैंने क्या किया, मैंने कोई ऐड नहीं दी किसी जगह पे, मैंने कोई नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाया, मैंने अपना रेफरेंस यूज़ किया बस। ठीक है, तो रेफरल के थ्रू भी आप कर सकते हैं। और ऑनलाइन ऐड तो आपको पता है लिंक्डइन पे, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की और वेबसाइट्स हैं, क्लासडोर हमने देखा था, इस तरह की चीज़ों पे आप दे सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ऊपर हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, रिक्रूटमेंट की इफेक्टिवनेस का। सोर्सेज तो देख लिए, लेकिन हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सा सोर्स, हमने इफेक्टिवनेस देखनी है ना, वो सोर्स की भी इफेक्टिवनेस देखनी पड़ेगी कि कितना इफेक्टिव है वो सोर्स। तो हाउ टू असेस दैट सोर्स, रेफरल बेहतर है या हमारी लिंक्डइन बेहतर है या prozzy.pk बेहतर है या फिर batch.com बेहतर, पता है ना इन चीज़ों का आपको, prozzy.pk और batch का। और कौन सी है इस तरह की पाकिस्तान में ज़्यादा यूज होती है? ग्लासडोर पाकिस्तान में नहीं है मेरा ख्याल इतना, तो यूएस अमेरिका में। और कोई किसी ने यूज़ किया कभी इसके अलावा कोई और, कोई अपने प्रोफाइल बनाई हो जिस पे नाम नहीं देना, चलिए सोचने में। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो हो गया ना आपको। अब असेस कैसे करना है कि लिंक्डइन यूज़ करें, ऑनलाइन ऐड यूज़ करें, मे बी न्यूज़पेपर में ऐड दें, मे बी रेफरेंस यूज़ करें, कैसे असेस करेंगे आप, क्या माइंड में आता है? एवेलुएट कैसे करेंगे उस सोर्स को जिस सोर्स से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हैं? सर उस पे ऐड देंगे डिटेल्स जो नहीं, अब तो मैं ये कह रहा हूँ ऐड तो हमारा इटसेल्फ एक सोर्स है ना, मैं कह रहा हूँ उसे एवेलुएट कैसे करेंगे कि भाई ये इसको यूज़ करना चाहिए मुझे कि नहीं। प्रीवियस रिव्यू पे आप रिव्यू, आप लेट्स सपोज आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस भी हो, ये भी कंसीडर करना है। रिव्यू किसका, मतलब उस वेबसाइट का या पहले किसी ने यूज़ किया हुआ उसका रिव्यू, ठीक है, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करेगा कोई। आपने को बोला कि इसको इवैल्यूएट कैसे करेंगे, जो हमने ऐड देना है, ऐड को नहीं, सोर्स को। लिंक्डइन एक सोर्स है, न्यूज़पेपर में ऐड देना एक सोर्स है, न्यूज़पेपर एक सोर्स है ना आपका रिक्रूटमेंट का, और ऑनलाइन ऐड कोई और देना वो लिंक्डइन में। सर ये भी उसमें आ सकते हैं ना कि वो ये भी सोर्स ही है। आप जो उसमें वहाँ से भी बहुत सारी कंपनी ऐसे करती है, छोटी कंपनी स्पेशली हो, वो क्या करती है कि एचआर डिपार्टमेंट नहीं होता उधर, क्योंकि उनके इटसेल्फ में भी एक प्लांट लगाया हुआ उन्होंने, उनके पास कोई प्लांट के अंदर कोई 4-5-6 इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, वो खुद उसको ओवरहेड उसको हेड कर रहा है। और अगर जब उनको नए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए अब वो एचआर डिपार्टमेंट तो नहीं बनाएंगे, या तो वैसे रेफरेंस से देख लेते हैं या फिर वो prozzy.pk में ढूंढ लेते हैं कि जी अच्छा कौन सा बंदा है, वहाँ पर उससे कॉन्टैक्ट करके वो एक प्रोफाइल बना लेते हैं ना, एम्प्लॉयर प्रोफाइल होती है वहाँ पर, एक एम्प्लॉई प्रोफाइल होती है, एक एम्प्लॉयर प्रोफाइल होती है, वहाँ से मिल जाता है। आप लोगों को भी कॉल नहीं है, अक्सर लोगों को आ जाती है, अगर आपने प्रोफाइल बनाई हो ना, कभी कभी बीच में कॉल आ जाती है, वो कॉल सेंटर वगैरह की आती है,
कॉल सेंटर की सर आ जाती होगी। बिल्कुल। वो सोर्स ही है ना वो आपका, उससे आप क्या कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो आप बताएं कि किस तरह एवेलुएट करेंगे कि भाई कौन सा सोर्स सही है, कौन सा नहीं सही। लिंक्डइन ठीक है, ये क्या कहते हैं, ग्लासडोर ठीक है मे बी, या आप कह लें रोजी.पी के ठीक है, बैच.com ठीक है, रेफरेंस ठीक है, रेफरेंस के थ्रू कर लें। कैसे करें? इन्होंने एक चीज़ बताई कि आप रिव्यू देख लें, उनका रिव्यू ले लें या देख लें। ये देख सकते हैं कि किस टाइप के एप्लीकेंट्स उस सोर्स से आए थे पहले और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। दो बातें बहुत अच्छी की इन्होंने कहा कि किस टाइप के एप्लीकेंट्स आए थे और उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी। आप ये इसको एक कर लेता हूँ पहले कि किस टाइप की परफॉर्मेंस थी। ये बहुत, मैंने भी यहाँ पे एक पॉइंट इसी तरह का लिखा हुआ कि आपने जब लिंक्डइन से हायर किया था लोगों को पिछली बार, या किसी और ने हायर किया था, तो किस उनकी ऑन जॉब परफॉर्मेंस कैसे थी। ठीक है, ये हो सकता है ना इसका वैल्यूएट करने का। आपका अपना एक्सपीरियंस अच्छा रहा हो, मे बी लिंक्डइन पर अच्छा ना रहा हो, आप कहेंगे जी मैंने अगर ग्लासडोर से हायर किया, या मैंने अगर रोजी.पी से हायर किया तो ज़्यादा अच्छा एम्प्लॉय मेरे पास आए काम करने के लिए, या मैंने रेफरेंस से हायर किया ज़्यादा अच्छा है मेरे पास काम करने के लिए। और कोई और वैल्यूएशन का क्या और फैक्टर हो सकता है, कौन सा किस पॉइंट पे वैल्यूएट कर सकते हैं? एक तो है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस की बेस पे कर लिया, कौन से एरिया में कौन सा सोर्स यूज हो रहा है ये भी देख सकते हैं। एरिया आप जियोग्राफिकल एरिया, जैसे पाकिस्तान में लिंक्डइन यूज हो रहा है और ग्लास जो है वो बाहर। हाँ, इसको हम ये कहना चाहिए कि इन्होंने कहा कि कौन से जियोग्राफिकल एरिया में कौन सा सोर्स यूज हो रहा है। इसका क्या मतलब है असल में, कि असल में इसका मतलब मेरा ख्याल ये होगा कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या कितने नंबर ऑफ लीड्स जनरेट की हैं उस सोर्स में, कितने बंदे आपको उस वहां से, कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। जब आपने ऐड दी थी तो कितने लोगों ने अप्लाई कर दिया। असल में देखें, अगर लिंक्डइन पे ग्लासडोर पे करें, सेम ऐड देते हैं ग्लासडोर पे पायलट के लिए, लेट्स सपोज, या आप लेक्चरर के लिए देते हैं, सेम ऐड देते हैं आप ग्लासडोर पे और सेम ऐड देते हैं लिंक्डइन पे और सेम ऐड देते हैं रोजी.पी के प्रीवियसली आपने कभी दी हो, लेट्स सपोज, तो कितने लोगों ने उसके थ्रू आपके पास अप्लाई किया। वो कितना बड़ा पूल किसी हो सकता है कि लिंक्डइन में मीडियोकर लोग, मीडियम लेवल 5 लोग लिंक्डइन से आए हों, रोजी.पी से 15 लोग आए हों, और ग्लासडोर से कोई एक भी ना आया हो, क्योंकि ग्लासडोर पाकिस्तान में पता ही नहीं, आपको भी शायद नहीं पता था इस क्लास से पहले जब हमने ग्लासडोर नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे पहली बार पता लगा ना, ये भी वो चीज़ है। तो इनका वो जो पॉइंट था कि कौन सा सोर्स यूज, कौन सा लोग ज़्यादा जो पोटेंशियल एम्प्लॉइज हैं या कैंडिडेट्स हैं वो कौन सा सोर्स किसी जगह पर यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने इसको क्या कर दिया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कौन सा सोर्स कितने जनरेट, सॉरी एम्प्लॉइज में नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने जनरेट करता है। ठीक है, एक हो गया हमारा, पहला क्या था परफॉर्मेंस की। जब हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस किया, हमने किसी से पूछा कि भाई आपने जब यहाँ से हायर किया था लोगों को या यहाँ से रिक्रूट किया था तो परफॉर्मेंस कैसी थी उनकी बात में। दूसरा पॉइंट ये था कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जनरेट कर रहा है। और कोई बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे लिखे हैं, बट जब तक आप खुद अपने माइंड में नहीं निकालेंगे तब तक आपको याद नहीं रह सकेगा वो चीज़। जी, कोई और? बस पहला पॉइंट, हाउ मेनी एप्लीकेंट्स द सोर्स जनरेट्स, आपका नाम क्या? एहतशाम ने जो कहा, हाउ मेनी ऑफ इट्स एप्लीकेंट्स वर हायर्ड। देखें यहाँ पे एक और, इससे पहले मैं एक और बात करूँ आपसे। मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि आप ओवरऑल ना, देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा दैट इज ऑलवेज वाचिंग यू। बेशक वो एक्चुअल सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो कोई ना कोई बंदा आपको देख रहा होता है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, कितने रिस्पेक्टफुल हैं। जब टीचर्स के सामने या क्लास में टीचर ने आपको 2 साल पढ़ाया या 2 सेमेस्टर पढ़ाया है, उसे पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट का कितना कैलिबर है, वो कितना डेडिकेशन के साथ काम करता है, कितना वो केयरलेस है। तो अगर कोई मुझे कहेगा ना कि बाद में बेशक 2 साल बाद भी कोई जॉब आती है, आप ग्रेजुएट भी कर चुके हो, और मुझे कोई कहेगा कि सर आपको ये जॉब आई है, लेट्स सपोज तनाता में, लेट्स सपोज कतर एयरवेज में, लेट्स सपोज एयरब्लू में, एयरब्लू की बात करें, तो आप फ्रेश कैंडिडेट्स चाहिए हमें, या 1 साल का एक्सपीरियंस किसका हो, या फ्रेश भी हम हायर कर लेंगे, बैचलर डिग्री की हो किसी ने, तो आपको हमें अपने खुद बेस्ट कैंडिडेट्स कोई हैं तो बता दें। उसने मुझे रेफरल के तौर पे कहा ना, ये जो रेफरेंस हमने बात की थी यहाँ, तो मैं उन्हीं लोगों को रेफर करूँगा कि जो अच्छे हों और जो हायर भी हो जाए बाद में। ये ना हो कि अब ऐसे लोग रेफर कर दो जाके इंटरव्यू में बैठे और वो मेरी भी जो है ना इंसल्ट करवाएं और अपनी भी इंसल्ट करवाएं और यूनिटी की भी इंसल्ट करवाएं।
IAST में इंसर्ट करवाएं। तो ऐसे लोगों को कहूँगा ना कि यानी तो अगर ताकि बाद में भी फिर वो मेरे पास आए ना दोबारा से पूछने के लिए, अगली बार जब जॉब है उसके पास फिर कहे कि सर पिछली बार आपने बड़ा अच्छा स्टूडेंट का कहा था, जो दिया था आपने बहुत अच्छा था, अच्छा परफॉर्म अभी भी कर रहा है, अब और भी वैसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो वैसे ओवरऑल जो आपने बात की थी, ठीक। तो अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं, ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। हाउ मेनी ऑफ इट्स एप्लीकेंट्स वर हायर्ड, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने लिंक्डइन से 10 लोगों का पूल क्रिएट कर लिया और rosie.pk से 10 लोगों का पूल क्रिएट कर लिया, और हो सकता है आप यूएमटी में भी आए, इटसेल्फ आए, और यहाँ से भी आपने लोगों को सीरीज ले लिया आपने, होता है ना वो जो कॉलेज रिक्रूटमेंट या यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट्स होती हैं, ऑन स्पॉट वो ऐसे बात करते हैं। तो अब जब आपने उनको बाद में यानी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस था जब या लोगों ने आपको बताया कि यार जब ये 10 लोगों का मैंने पूल तो क्रिएट कर लिया था rosie.pk से, लेकिन वो कोई क्वालिटी कैंडिडेट्स नहीं थे, क्योंकि जब मैंने उनका इंटरव्यू किया उसमें से वो 1% या 1% भी नहीं 10% जो है ना, या उससे कम कर लो, या आउट ऑफ 10 आप कहते सिर्फ एक बंदा हायर कर सके थे, 9 जो हमने रिजेक्ट कर दिए थे कि वो एक अच्छा नहीं था। और इसके कंपैरिजन में जब हमने रेफरल यूज किया था, जब किसी फैकल्टी मेंबर को कहा था कि हमें दे, तो उन्होंने जब 5 लोगों को रेफर किया था तो 5 के 5 ही हायर कर लिए थे हमने, वही उनका रेट 100% है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि भाई कौन सा सोर्स क्वालिटी कैंडिडेट्स आपको दे रहा है, ठीक है, यहाँ समझ आ गई दूसरे पॉइंट। तीसरा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया परफॉर्मेंस का, ऑन जॉब परफॉर्मेंस कैसी रही उनकी। मैं फिर कह रहा हूँ ज़्यादातर आपके पास एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है, अगर आप बिल्कुल नई ऑर्गेनाइजेशन है तब आप किसी से पूछ लें, फिर रिव्यू ले लें उनसे क्या है, या समटाइम आपको अपने गट फीलिंग के साथ जाना पड़ता है कि हम ट्राई कर लें क्या है। हाउ मेनी फेल्ड एंड हैड टू बी रिप्लेस्ड, ये दोनों एक ही पॉइंट है कि किन लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस थी और किन लोगों की बुरी परफॉर्मेंस रही और उनको रिप्लेस करना पड़ गया, हमें जल्दी निकालना पड़ गया इनमें से। और कितने लोगों उनमें से ऐसे थे कि जब उनकी ट्रेनिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी रही है और उनका टर्नओवर लेट्स सपोज कम था या ज़्यादा था, यानी अगर हमने यूएमटी से लोगों को रेफरल से हायर किया तो हो सकता है 10 को हायर किया था, वो 6 महीने में छोड़ के चले गए सारे, ठीक है, और अगली बार फिर वो नहीं यूज़ करेंगे उसको। बड़ी कॉमन सेंस है इसमें, मैंने आपको बताया HRM ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बड़ी कॉमन सेंस में आपने कहीं ना कहीं चीज़ें देखी होती है, ठीक है। क्लियर है? यस। अच्छा, एक और चीज़ जो आपकी रिक्रूटमेंट को इम्प्रूव करती है, आपकी रिक्रूटमेंट की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करती है, वो है ब्रांडिंग। आप लोग सारे अगर पायलट्स हो और आप सबके पास तकरीबन ऑन एवरेज 1500 आवर्स हैं, एक जॉब आती है एयरब्लू में, उसमें भी पायलट रिक्वायर्ड है, 1000 आवर्स उनको रिक्वायर्ड है पायलट के लिए। एक आती है कतर एयरवेज में, उसमें भी 1000 आवर्स रिक्वायर्ड है पायलट के लिए। किस में जाएंगे आप लोग, किस एयरलाइन में जाएंगे? कतर एयरवेज में। कभी काम तो नहीं किया आपने उधर? नाम क्या है असल में? उसकी ब्रांडिंग है। अब यहाँ पे जो ब्रांडिंग की बात कर रहे हैं, ब्रांड इट इज नॉट इन द माइंड ऑफ द कस्टमर्स, इट इज इन द माइंड ऑफ द पोटेंशियल एम्प्लॉइज, जो कहीं शायद आप ख्वाहिशमंद है कि काम में, मुझे भी बड़ी डिज़ायर है कि मैं भी कतर एयरवेज में काम करूँ, मे भी हो सकता है उनकी सैलरी अच्छी हो और मैं उस वजह से करना चाहता हूँ, मे भी हो सकता है कि उनका वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो इस वजह से करना चाहता हूँ, मे भी हो सकता है कि वहाँ पे आपकी डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हो, जल्दी जल्दी आप जो है ना वो कर सकते हो, आपको पता हो, आपने देखा हो लोगों को या उन्होंने इमेज ऐसे बनाया होगा, ठीक है। तो ये भी बड़ा मैटर करता है। अगर आपकी ब्रांडिंग अच्छी होगी तो आपका रिक्रूटमेंट का काम बड़ा आसान हो जाएगा, आप एक जॉब देंगे, हज़ारों लोग आ जाएंगे आपके लिए अप्लाई करने के। कतर एयरवेज में अगर पायलट की जॉब आएगी पूरी दुनिया से लोग अप्लाई करेंगे, एयरब्लू में आएगी तो वो हो सकता है पाकिस्तान से करें या वो लोग करें जो वाइफ से ऑलमोस्ट 50-40 की एज में हैं और वापस आ गए हैं, वो कह रहे हैं यार अब हम बस घर आके बैठे पाकिस्तान में अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ अपना टाइम गुजारें और बस जो है ना वो कोई अगर थोड़ी बहुत जॉब भी कर ले साथ में तो वो कर लेंगे, तो फिर उसमें क्वालिटी एम्प्लॉय तो शायद आपके पास ना आए, तो या तो मजबूरी से आएगा या तो बिल्कुल ही अगर वो इनिशियल लेवल पे वो आएगा, ठीक है। तो वही वाली बात है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने आपके पास प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये रिक्रूटमेंट की इफेक्टिवनेस की जो हमने पहले बात की थी, इंपॉर्टेंस ऑफ रिक्रूटमेंट की। अगर 2 लोग आएंगे तो उसमें से 2 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे आपको, अगर 1000 आ जाएंगे उसमें से 2 करने तो बड़ी क्वालिटी के लोग कर लेंगे आप सिलेक्ट।
अच्छा, इसके अंदर ना ब्रांडिंग मैंने किसी एयरलाइन की तो नहीं ली यहाँ पे वीडियो में दिखाने के लिए। अगेन हमारे पास वीडियो चलेगी नहीं तो कोई उसका फ़ायदा नहीं है आपको दिखाने का, बट थोड़ा सा बता देता हूँ डिस्क्रिप्टिव वे में कि ये इनको एक अच्छा ब्रांडिंग है कुछ ऐसा नहीं आती कि एक दिन ही आपने या एक ऐड लगा के ब्रांडिंग माइंड में ब्रांड क्रिएट कर दिया आपने एम्प्लॉय के माइंड में। फिर कह रहा हूँ उसको यहाँ पे जब आप पढ़ रहे हो बात कर रहे हो एचआर के पर्सपेक्टिव में कर रहे हैं तो एम्प्लॉय के जहन में जो ब्रांडिंग आप क्रिएट कर रहे हैं, आप जो ब्रांडिंग क्रिएट कर रहे हैं इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉयज नॉट इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स, ठीक है। तो ये जो वीडियो जब आप देखेंगे ना तो ये आप देखेंगे कि ये कस्टमर्स के लिए नहीं बनाई गई, ये पोटेंशियल एम्प्लॉयज के लिए बनाई गई। इसमें वो ये देखें सारे लोगों ने इस बॉक्स में बंद किया हुआ है। अच्छा, ब्रांडिंग जो है वो मैंने कहा कि ऐसा नहीं कि एक ही टाइम में वो हल्का थोड़ी सी आपने एफर्ट की तो वो ब्रांड बन गई आपकी, ऐसा नहीं। विद द पैसेज ऑफ टाइम बनती है। सम टाइम आपने कोई वीडियो दिखाई, वीडियो लोगों को आप बनाते हैं यूट्यूब पे आजकल चैनल्स आ रहे हैं जैसे वो LL Beans, आपने याद है आपको? यस सर। LL Beans की एग्जांपल, उसमें मैं देखूंगा पूरा चैनल है, हर कंपनी का अपना चैनल बने होते हैं यूट्यूब पे। उस चैनल में आप देखें वो सारा वो ब्रांडिंग ही थी आहिस्ता आहिस्ता, वो डिफरेंट पूरे वो कितने सालों से ये ब्रांडिंग कर रहे थे अपनी, आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप कर रहे हैं कैसा इन्वायरमेंट, लोगों को बता रहे हैं कि कल्चर कैसा है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, ताकि आपका भी दिल बड़ा कर रहा होगा जाने का वहाँ पे, या वहाँ नहीं भी कर रहा होगा। जो मैंने एक ज़ैपोस की एग्जांपल दी थी आपको, जिसमें एम्प्लॉय भी तो है, अपने भी तो चैनल्स हैं एयरलाइन। तो वही कह रहा हूँ एयरलाइंस के लिए मैंने आपको ज़ैपोस की एग्जांपल दी थी जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय कल्चर दिखाया, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर दिखाया था फॉर एम्प्लॉइज, जिसमें एम्प्लॉइज खुद अपनी पे डिसाइड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने अक्सर लोगों ने कहा कि हम भी जाना जाएंगे उधर, नहीं ना बात, ऐसा कल्चर तो कहीं भी नहीं होता कि आपको डिसाइड करें अपनी पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसने क्या किया है, कल्चर दिखाने की कोशिश की है। जैसे स्टार्ट ये किया था कि वी हैव अ प्रॉब्लम, वो अट्रैक्ट करने के लिए होगी, जैसे वीडियो में आप आजकल वो ये अट्रैक्ट करना है, वीडियो पूरी दिखानी है तो ये वीडियो पूरी देखें एंड तक देखें, ऐसी बातें लिखी होती हैं। इसने कहा था वी हैव अ प्रॉब्लम, यहाँ से स्टार्ट किया ताकि लोग देखें भी क्या प्रॉब्लम आ गई इनको। तो उसने कहा कि असल में इसका पॉइंट ये था कि हमारे पास स्पेस की कमी हो रही है क्योंकि लोग हमारे पास आते जा रहे हैं और पुराने लोग छोड़ के नहीं जाना चाहते। ये बता रहा है ना कि वो किस कंपनी को नहीं छोड़ के जाएंगे, वो कंपनी अच्छी होगी तो नहीं छोड़ के जा रहे हैं। तो इसने ये दिखाया था कि हम सारों को इसी में फिट कर रहे हैं, हमारे पास सिर्फ ये प्रॉब्लम है स्पेस अब खत्म हो रही है, स्पेस हमें जरूर चाहिए, वी माइट नीड अ बिगर ऑफिस। लास्ट सेंटेंस इसका में भी ये होता है। और ये साथ में ये भी बताता है कि हमारी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, डिफरेंट कंट्रीज का नाम लेता है जहाँ जहाँ पे इनके ऑफिस हैं। और ये बताता है कि हम कॉन्फ्रेंसेज अपने जो हर साल करवाते हैं, इस तरह के इवेंट्स करवाते हैं, वो जो क्या कहते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स करवाते हैं, डिफरेंट इवेंट्स का बताता है ताकि लोगों के माइंड में हो यार ये सारा कुछ होता है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी लोग ऐसे छोटी छोटी कंपनीज भी ऐसा करती हैं। मेरे एक दोस्त है इस्लामाबाद में किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती हैं, वो कहती हैं कि जी उनको कभी वो मार्बला हिल्स में किसी जगह पे वो कैंपिंग स्पॉट में नहीं ले जाते, वो तो खैर फिर भी ईजी है उनके लिए, या कभी वो उनके ऑफिस की तरफ से जब भी कोई अच्छा हो ना, साल में एक बार या साल में 2 बार, उनको कभी वो जो क्या कहते हैं उसको, वो जो खानपुर डैम है उसके आसपास वो जो इस्लामाबाद के थोड़ा सा, तो खानपुर डैम वहाँ ले गए या कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी करवा दी, या कभी डिनर करवा दिया, बड़ा लेविश डिनर करवा दिया, ऑर्गेनाइजेशन ने पे किया उसके लिए, एम्प्लॉय को कुछ पे नहीं करना। जैसे यूएमडी है, उन्होंने अगर एम्प्लॉय के लिए कोई गाला डिनर रख दिया या फिर उनके लिए कोई अभी क्या कहते हैं रमज़ान को इफ्तार डिनर प्लान कर लिया, तो ये क्या है, और इसके बाद में प्रमोट भी करेंगे, अपनी वेबसाइट पे डालते हैं सारी चीज़ें, अपनी वेबसाइट पे, अपने लिंक्डइन सोशल मीडिया वगैरह पे, ताकि लोगों को पता लगे और पोटेंशियल एम्प्लॉय जो कहीं बैठा है वो यार अच्छे लोग हैं काम करते हैं एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। ये मैं वैसे इसलिए नहीं कह रहा, सिर्फ रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा चले, तो वीडियो अब देखिएगा तो फिर आपको ज़्यादा और ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा तो बिल्कुल ब्रेक ले लेनी है आपको, या चले पढ़ लें? कर लेते हैं ब्रेक। वो है रिक्रूटिंग या यील्ड पैरामीटर से कहते हैं असल में, ठीक है। पैरामीटर की तरह होता है, उसमें हम देखते हैं किस तरह से हमने क्रिएट करने हैं, किस तरह से हम कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट, कितना बड़ा पूल ऑफ कैंडिडेट्स क्रिएट करना है, या फिर हमने कितनी लीड्स जनरेट करनी है। इसलिए मैंने ये लिखा है कि इट इज अनदर इंडिकेटर ऑफ व्हाई द रिक्रूटमेंट इज इंपॉर्टेंट। आपको भी समझ आएगी थोड़ी देर में। पहले सिर्फ ये देखें, इस रिक्रूटमेंट यील्ड पैरामीटर के मुताबिक अगर आपने 50 लोगों की हायरिंग करनी है तो उसके लिए आपको 1200 कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट करना पड़ेगा। हम देखते क्या है कि हमें कितने रिक्रूट करने हैं, और फिर मैं सारा समझाऊंगा।
सिर्फ आप ये देखें फिलहाल कि अगर आपको एट द एंड आपकी रिक्वायरमेंट है कंपनी की कि यू नीड टू हायर 50 पायलट्स में भी, ठीक है, तो यू नीड टू जनरेट एटलीस्ट 1200 लीड्स, या लीड जनरेशन लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है? लीड्स का मतलब यही है कि आपने कितने लोगों को टच किया है, कितने लोग आपको अप्लाई कर रहे हैं आपके पास, ठीक है। ये रिक्रूटमेंट ही है, इसको लीड जनरेशन कर लें या रिक्रूटमेंट कह लें इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये आपको इससे इंपॉर्टेंस पता चल रही है कितना इंपॉर्टेंट है कि कितने मैक्सिमम लीड्स, कितना बड़ा पूल क्रिएट करें आप उसके लिए। अगर आपने यहाँ पे 100 करना हो तो 100 पायलट्स जनरेट करने, क्रिएट करने। अब इसका आंसर आप ना दें क्योंकि इसका रफ आंसर नहीं है, इसको हम इन रेशियोज के साथ कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर, ठीक है। सबसे पहले ये समझें कि ये रेशियोज सेम रहेंगी, ये रेशियोज जो हैं वो आफ्टर नंबर ऑफ वेरियस स्टैटिस्टिकल स्टडीज ये आपके सामने आई हैं। एक्चुअली जब आप कर रहे होंगे तो इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है कि आपने 1200 लीड जनरेट किए, उसमें से आपके पास ऐसे लोग 100 लोग ऐसे इस काबिल हो जिसको आप हायर कर सकते हो सकता है 25 लोग हों, चेंजेस आती हैं। लेकिन आफ्टर डूइंग द नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडीज, ये इन लोगों ने, इस साइंटिस्ट का नाम मुझे नहीं पता, नहीं, वो जो रिसर्चर है उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, लेकिन उसने जब ये पैरामीटर दिया उसके मुताबिक आपको ये सेफेस्ट रह के उसने ये आपको करना पड़ेगा। फिर आप 1200 लीड्स जनरेट करनी पड़ेगी टू हायर, फाइनली हायर 50 पायलट्स। कोई भी आपने किसी को भी हायरिंग करनी है उस तरीके से। अच्छा, इसमें बहुत सारे इसके क्रिटिक्स भी हो सकते हैं, आप भी क्रिटिसिज्म इस पे कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैंने 50 लोगों लीड जनरेट किए और यानी फॉर एग्जांपल मैंने 100 लोगों को ऑफर की है कि हाँ तुम्हें मैं जॉब ऑफर करता हूँ, उसमें से 100 के 100 ही आ जाएं, या फिर अपने जितने लोगों को इनवाइट किया था सारे के सारे इंटरव्यू आ जाएं कर लें, तो हो सकता है चेंजेस आ सकती हैं। बट सेफेस्ट वे उन्होंने क्या है कि ऑन एवरेज जैसे आप लाजमी को एज इट इज फॉलो करें। आप हो सकता है आपने 50 पायलट जनरेट करने तो आप 1200 ना करें, 1000 कर लें या 800 कर लें, कुछ एटलीस्ट इसके आसपास कहीं ना कहीं करें ताकि आपके पास एक क्वेश्चन रही है ना, क्योंकि आपको एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एक बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि आपने पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनी ऐसे हैं जो कि इतना फोकस नहीं करती, वो चल रही है, वो कह रही है ठीक है जितने लोग काम कर रहे हैं उन्हीं से काम चलाते रहें, इसीलिए वो ज़्यादा अच्छा फ्लरिश भी नहीं कर पा रही। लेकिन जो कंपनी पाकिस्तान में भी इवन हो, जो फ्लरिश स्पीड से कर रही हो, बहुत ज़्यादा जल्दी से वो नेक्स्ट स्टेजेस पे जा रही हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड कर रही हो, उनको वेट नहीं कर सकते कि भाई हम 50 लोग हायर करना तो 50 को ही सिर्फ बुला लें, सिर्फ उनमें से 50 को हायर करना, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो क्या करते हैं कि पहले एक बड़ा पूल क्रिएट करते हैं ताकि एक अच्छी क्वालिटी एम्प्लॉई उनके पास आ सके, ठीक है। अब ये आपको समझ आ गई इतनी इसकी इंपॉर्टेंस की पहले तो ये। दूसरा ये कि इसके लेवल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, ये याद रखना है आपने, इस पिरामिड के 5 लेवल्स हैं। एक और चीज आपने अब रेशियोज को याद रखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ भी लिखा हुआ है, आपके सामने जब लिखी हुई आएंगी ना किसी जगह पे तो इस तरह से रेशियोज लिखी आएंगी, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए वहाँ पे भी लिख दिया। अच्छा, ये जो रेशियो है 6:1, ये असल में रेशियो है बिटवीन 6 जो है वो है कितनी लीड जनरेट की और उसमें से कितने लोग आपने इनवाइट किए। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि मेरे पास अगर इंटर्नशिप की जॉब आती है तो मैं आपको क्या दूंगा, उसमें से 15 लोग मेरे पास आ गए, लेकिन 15 के 15 तो मेरी इनिशियल स्क्रीनिंग पे पूरा नहीं उतरते ना, तो मैंने स्क्रीन आउट कर दिया उनमें से 5 लोगों को, 10 लोगों ने भी मैंने ऐसे आपने पूल ऑफ कैंडिडेट क्रिएट किया, उसके बाद आपने कुछ लोगों को इनविटेशन भेजा इंटरव्यू के लिए, उसके बाद आपने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया, उसके बाद उनमें से कुछ लोगों को सिलेक्ट करके उनको ऑफर दी और उसके बाद उन्होंने आपने हायर कर लिया। ये ऐसे स्टेप्स हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट यू हैव क्रिएटेड द पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, यहाँ आपने लीड्स जनरेट की एंड देन आपने उसी लीड में जो आपने 1500 1200 1000 2000 5000 लोग जनरेट क्रिएट किए थे उसमें उस पूल में, उनको आपने इनविटेशन भेजा इंटरव्यू के लिए, और उस इनविटेशन में जब आपने हो सकता है 500 लोगों को भेजा उसमें से सिर्फ 25 लोग आए हो या 100 लोग आए हो, 400 लोग आए हो इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू आपने फाइनल कर लिया उनका, उसके बाद आपने उस हो सकता है 100 लोगों ने इंटरव्यू दिया, उसमें से 50 लोगों को आप ऐसे समझते हो कि उनको हमें ऑफर देनी चाहिए, ठीक है, वो अच्छे के लिए आपने सिलेक्शन कर लिया उनकी यहाँ से, और जिनको आपने ऑफर दी 50 को 50 में से हो सकता है जब आपने ऑफर दे दी तो 25 लोग बाय द एंड जब आप वो कहेंगे जी हमें सैलरी समझ नहीं आ रही इसकी, हमने यहाँ काम नहीं करना, या वो कहेंगे ये तो इस्लामाबाद में जॉब है हम तो लाहौर में करना चाहते थे, ये मेरी अब शादी हो गई है मैं नहीं अब कर सकती जॉब, फीमेल स्टाफ लेट्स सपोज कहते हैं, या कोई कहते हैं कि जी मैं कोई खुदा न खासा किसी एक्सीडेंट हो जाए किसी का कि जी मैं एक्सीडेंट हो गया तो मैं ये काम मैं जो है वो नहीं अभी काम कर सकता या कर सकती, मैं लेट काम बाद में काम स्टार्ट करूँ, ठीक है। यहाँ तक इसमें अब हम रेशियो को समझते हैं।
मैंने क्या कहा कि जो 6:1 है वो इन दोनों के दरमियान की रेशो है असल में, ठीक है। ये वाली जो लेवल है वो लीड जनरेशन का है, ये वाला लेवल है कैंडिडेट्स इनविटेशन का, ये वाला लेवल है कैंडिडेट इंटरव्यूड का, ये वाला लेवल है ऑफर मेड का, और फाइनल लेवल है न्यू हायर्स का। एक्चुअली फाइनली हायर कर लिया आपने, देखिए इसके साथ कोई भी रेशो नहीं है, क्योंकि रेशो असल में 6:1 इन दोनों की है, 4:3 4 ये और 3 ये है, 3:2 3 और 2 है, और 2:1 2 और 1 ये है, इस तरह, ठीक है। वहां मैंने ये लिखा हुआ है कि 6:1 क्या है, रिक्रूटमेंट लीड एंड इनवाइटीज इन दोनों की, फिर 4:3 क्या है इन दोनों की, और फिर 3:2 क्या है इन दोनों की, और 2:1 क्या है इनकी। आसानी के लिए सिर्फ ये 6:1 है, फिर ये 4:3 है, 3:2 है, 2:1 है, सही है। आपको अगर याद रहने के लिए आसानी हो जाएगी। अब मैं आपको मज़ीद थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे किया है। सही वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ये रेशियो चेंज नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी बताता हूँ कैसे चेंज होगी। क्वेश्चन कैसा आ सकता है, या आपके सामने प्रॉब्लम कैसी आ सकती है जब आप एक्चुअली रिक्रूटमेंट कर रहे हो। कोई आपसे कहे कि हमने 100 पायलट्स को हायर करना है, तो ये सारी चेंज हो जाएंगे ना। यहाँ पे ये रेशियो सेम रहेगी, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे। कोई आपसे कहे, ये फॉर एग्जांपल मैं ये नहीं बात की, उसने कहा कि सॉरी पहले इसमें बात कर लेते हैं। उसने कहा कि हमें ये सवाल में ये आया, या आपको ये प्रॉब्लम फेस हुई कि मुझे मेरे एचआर मैनेजर ने कहा है, एडवाइस किया है, डायरेक्ट किया है टू हायर 100 पायलट्स। तो हाउ मेनी, आपके माइंड में सवाल आएगा कि हाउ मेनी लीड्स आई शुड क्रिएट, या आई शुड जनरेट टू हायर सो दैट आई विल बी एबल टू हायर 100 पायलट्स। कितनी लीड्स जनरेट करनी है, ऐसे ही आपके दिन में आएगा। तो फिर आप यहाँ से कैलकुलेशन इस तरफ करेंगे, आमतौर पर ऐसे ही कैलकुलेशन होगी ऊपर से नीचे की तरफ। तो मैं समझाता हूँ कैसे कैलकुलेट करें। मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको एक टास्क मिला टू हायर 100 पायलट्स, तो आपके ध्यान में आएगा कि हाउ मेनी लीड्स आई शुड जनरेट टू हायर 100 पायलट्स। इस पिरामिड के मुताबिक, और भी टूल्स हो सकते हैं, अगर इस पिरामिड के मुताबिक आपने चल रहे, सही है। ये सवाल ऐसे आ सकता है, ये आपके माइंड में ऐसा, ये प्रॉब्लम ऐसे आपको फेस हो सकती है। दूसरी, वैसे अगर पूछने के लिए कोई आपसे पूछे, आप रिवर्स भी कर सकते हैं इसको। वो क्या, आपको कहा जाए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल 2400 लीड्स जनरेट की हैं, तो सेफेस्ट वे में आप कितने लोगों को हायर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर आप कैलकुलेट यहाँ से यहाँ करेंगे इस तरह। ज़्यादातर सवाल आपका वही आएगा, आपके पास जो प्रॉब्लम आएगी ना, आपके जहन में जो प्रॉब्लम आएगी एक्चुअली जब आप जॉब कर रहे होंगे, तो यही आएगी कि आपने 100 लोगों को हायर करना है, तो कितने लीड जनरेट करें। लेकिन सवाल इस तरह भी आ सकता है कि भाई मैंने अब लेट्स सपोज किसी बंदे ने पहले से ना अपने पास लीड जनरेट करके रखी हुई है, यानी आपने पहले से ना, आपने कहा यार मैं पहले से देख लूँ लोगों को, तो होता है ना समटाइम इंटरव्यू की जॉब्स देखें, अभी भी देखें, वो काफ़ी देर वो पड़ी रहती है उनकी वेबसाइट पे, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है कब तक आप एक्सपायर हो जाएगी वो आई। वो तो असल में वो यही कर रहे होते हैं, पूल ही क्रिएट कर रहे होते हैं, जब जरूरत पड़े तो हो जाए। तो लेट्स सपोज उनके पास सवाल इस तरह का है, या आपके पास प्रॉब्लम, या आपके सामने ये प्रॉब्लम ही सिनेरियो आ गया कि आपके पास एग्जिस्टिंग पायलट्स का, क्योंकि आपने जॉब तो 6 महीने से दी हुई है, तो एग्जिस्टिंग लोगों ने जो अप्लाई किया हुआ है वो आपके पास 2400 पायलट्स ने अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो अब आपके जहन में होगी यार अच्छा ये सेफेस्ट वे क्या है, कितने लोग मैं कर सकूंगी या कर सकूंगा हायर, इस पूल को लेके कितने लोग मैं हायर कर सकूंगा, समझ आएगी बात। यहाँ मैं कहता हूँ कि अगर आपको 1200 के बजाय 600 लीड्स आपकी ऑलरेडी जनरेट हुई है, 600 लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है इसके लिए। अब आपने बाकी हायर करनी, वैसे तो आपने वैसे छोड़ दी ना जॉब ताकि आपके पास पूल क्रिएट होता है, अब आपने बाकी हायरिंग करनी है। 6 महीने तक आपने एक ऐड लगाई हुई है, वो लगी रही, लोगों ने अप्लाई करते रहे, किसी ने बाद में वो होता है ना कि अक्सर मैंने भी ऐसे ही किया। एक बार मैंने एक जगह पे अप्लाई किया था, तो उसका रिस्पांस ही नहीं आया, मैंने दूसरी जॉब शुरू कर दी और उसके बाद भी रिस्पांस आया कि अच्छा आप आ जाए इंटरव्यू के लिए, ठीक है। देखा 6 महीने के बाद मुझे ऐसा रिस्पांस आया, वो भी यही कर रहे होंगे इसी तरह। लीड जनरेट की, जब बाद में उनके पास ज़रूरत हुई, या समटाइम होता है कि ज़रूरत हुई, समटाइम होता है कि ये भी हो सकता है कि आपका प्रोसेस डिले हो गया है, यानी आपने पहले चाहा था कि मैं हायरिंग कर लूँ, लेकिन उसके बाद आपको परमिशन नहीं मिली, आपको अप्रूवल नहीं मिले, उसकी वजह से डिले हो गया, पर आपने जॉब छोड़ी हुई है वहाँ पे दी हुई है, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 तरह के आपके प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो मैंने आपको बता दी। इसमें किसी को कंफ्यूजन हो? सर
कितने लोग हमने हायर जितने करने उनके लिए हमें कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी वो हमें कैसे पता चलेगा? अभी मैं बताता हूँ ये इसी रेशियो रेशियो से। के साथ, ठीक है। आपको जब आपके पास दो तरह की रेशियोज हों तो कैलकुलेट करना आता है? Yes, sir. मैथ्स में थोड़ा सा रिकॉल करें, मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ। ये वही है रेशियोज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, बाद में फिर एक डिफरेंट सिनेरियो कैलकुलेट करें। लेट्स सपोज वी नीड टू हायर 50। यहाँ पे मैं ये न्यू हायर रेशियो। दूसरा हमारे पास क्या है कि हमने अब दूसरे स्टेप पे जाना है ना बेटा। यस दूसरा स्टेप क्या है? ऑफर मेड। क्या लिख देता हूँ? ऑफर। ठीक है। हायरिंग कितनी करनी है? 50। अब हमें ये नहीं पता कि ये कितना है, ये लेट्स इसको नहीं पता ना, हमें अभी ये तो कैलकुलेट करके आ गया पहले से, ये नहीं पता। तो यहाँ पे लिखते हैं हम x, वो जो क्या करने का था? सही है। हमारे पास बेटा इसको भूल जाए कि ये हमारे पास कुछ नहीं दिया हुआ ना। सवाल ये है कि हमारे पास आपके पास प्रॉब्लम ये आया है कि वी नीड टू हायर 50 पायलट्स। सो अब आपके जहन में सवाल है कि कितनी लीड जनरेट करें, यहाँ तक पहुँचना है आपने। आपके पास ये रेशियोज हैं इस फार्मूला के अंदर, उस फार्मूला को लेके आप इन रेशियोज को लेके आपने यहाँ तक पहुँचना है, इस आंसर तक पहुँचना है। यहाँ पे क्या है, ठीक है। मैंने क्या कहा, असल में ये जो 2:1 की है, 2:1 असल में है क्या? 2 क्या है? ऑफर मेड। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ बेटा, 2:1 अगर इसी तरह से कर सर वो चेंज करेंगे ना, ऑफर मेड। मैं वही कहता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ ऊपर ना, ताकि आपको इसी तरह से आसानी हो जाए। पहले हम यहाँ लिख देते हैं हमारे पास ऑफर मेड और न्यू हायर्स। ऑफर मेड की एक्चुअल जो उन्होंने रेशियो जो कैलकुलेट करके स्टैटिस्टिकली बताई हुई है, यहाँ पे मैं ऑफर लिख देता हूँ। और ये क्या है? ऐसे ही बेटा मैंने अभी क्या बताया था आपको, इसलिए बताया था, वहाँ पे भी लिखा हुआ है यहाँ पे ऑफर मेड एंड ऑफर एक्सेप्टेड, यानी आपका न्यू हायर्स लिखना है। ठीक है, ये इस तरह से भी सवाल आ सकता है। ये ऑफर एक्सेप्टेड का मतलब वही है ना जो हायर हो गए आपके। तो ये बेटा परेशान ना हो जाएंगे कि यहाँ लिखा हो मैंने हायर की बजाय ऑफर एक्सेप्टेड, तो आप परेशान हो ये क्या आ गया है, हायर नहीं आ गया। ये आपको फिलहाल क्लियर है? ये रेशियो किसके दरमियान है? ये वाली ऑफर मेड और न्यू हायर। रेशियो वाली लेनी है। ये रेशियो वो रहेगी, बाकी वैल्यूज उसके हिसाब से चेंज हो जाएगी जितने आप हायर करना चाहते हैं स्टार्ट से। सही, मैं फिर कह देता हूँ ऑफर इसकी रेशियो न्यू हायर के साथ क्या है? 2:1 की। इस तरफ मैं यही चीज लिख देता हूँ, ऑफर और न्यू हायर। यहाँ पे रेशियोज है, यहाँ पे एक्चुअल वैल्यूज दी हुई हैं। आपने कितने न्यू हायर्स करने और ये आपको नहीं पता, अभी नहीं पता ना ये वाली वैल्यू। तो बेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं x फाइंड करने के लिए। दो रेशियोज आपके पास हो तो करें, तो x को 1 से करेंगे तो x आ जाएगा इज इक्वल टू 50 को करेंगे 100। 50 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है ना? यस ये कैलकुलेट करना आता है इस तरह से। अब आपने 100 कैलकुलेट कर लिया, तो इसका मतलब है ये सही आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये था हमारे पास, दूसरा लेवल भी आ गया बाय यूजिंग दीस रेशियोज। यहाँ तक किसी को मसला हो बेटा? नो सर। अब हमारे पास और क्या रेशियो है? हमने अब तीसरा वाला स्टेप फाइंड आउट करना है, यहाँ तक पहुँचना है। थर्ड स्टेप पे आए हैं हम लोग, क्या कैसे करेंगे? ये रेशियो यहाँ पे लिख देते हैं हम 3:2। और ये किसकी रेशियो है? कैंडिडेट इंटरव्यू और ऑफर मेड। यहाँ पे लिख देता हूँ कैंडिडेट इंटरव्यू और आगे ऑफर मेड। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसके साथ और ऑफर मेड। ठीक है, तो हमारे पास आंसर 100। यहाँ पे तो हमारे पास रेशियोज है, और यहाँ पे हमारे पास कैंडिडेट्स या ऑफर मेड में से कौन सी चीज अवेलेबल है? ऑफर कितनी है वो? 100। 100 बेटा। 50 तो ऊपर वाले स्टेप में, 50 तो न्यू हायर्स है ना जो हमने हायर कर रहे हैं। तो 100 हमारे पास भी पिछले वाले फॉर्मूले से हमने निकाला था इसको 100। अब क्या चीज अननोन है? x। अगेन ये वाला x यहाँ पर लिख देंगे, कैंडिडेट्स हमारे पास अननोन है। कितने कैंडिडेट्स को हम इंटरव्यू करें, तो फिर हम इंटरव्यू को ऑफर करेंगे। तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? 2x। y वाले को y वाले के साथ करना है, अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। ठीक है, ये 2x आ गया।
100 300 300 2 से डिवाइड कर दें 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा One. x इक्वल टू 150 150 तो इसका क्या मतलब हुआ कि सक्सेसफुली वी हैव डिसाइडेड दिस वन। ठीक, अब जब ये लेवल आ गया तो अगला खुद कैलकुलेट करें दोनों जल्दी से। सेम आपके पास पिरामिड है, सेम आपके पास कैलकुलेशन का तरीका है, रेशियो को जैसे किया हुआ है, बस आपने ऑर्डर ठीक रखना है। जैसे ये ऑर्डर जिस तरह से है उसी तरह से ऑर्डर रखना है। जो चीज़ आपके पास है उसको लिख दें, जो नहीं है वो एक्स लिख दें उसकी जगह। लेट्स सपोज ये नहीं पता आपको, या मैं इसको भी करता हूँ कि इसको चेंज कर देता हूँ, इसको कह देता हूँ कि 2400 लीड्स आपके पास ऑलरेडी जनरेट हुई हुई हैं। अब कैलकुलेट करें ऊपर वाला स्टेप। लीड्स है, उसकी लीड्स की रेशियो है, इनवाइटेड की रेशियो है। इस तरह से लीड्स का आपको पता भी है कितनी है, जो उसमें आपको मैंने पहले से बता दिया है 2400 आपके पास ऑलरेडी है। आपने पता करना है कि कितने लोग उसमें से, अगर 35 लीड्स हैं तो मेरे पास कितने लोगों को इनविटेशन भेज सकूंगा। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर हमने क्या कहा था, स्क्रीन आउट कर देंगे ना आप एप्लीकेट्स। मतलब किसी की एज और हो आपको नहीं चाहिए, किसी की क्वालिफिकेशन और हो नहीं चाहिए, आपको कैप्टन पायलट चाहिए था, वो फर्स्ट ऑफिसर वाला उसने उस क्वालिफिकेशन के साथ अप्लाई कर दिया है। किसी ने आपके और मेरे जैसे बंदे ने भी ऐसे ही अप्लाई कर दिया वहाँ पे, ठीक है, तो स्क्रीन आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे वही वाली फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आउटर साइड को आउटर साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इनर साइड को इनर साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सही, तो ये मैं अभी करके देख लेता हूँ। 6 मल्टीप्लाई बाय X तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 24 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 रहेगा। इसको डिवाइड कर दिया 6 पे, इसको भी डिवाइड कर दिया 6 पे, तो 400 आ गया। इसी तरह से अगले स्टेप्स हम फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आपको समझ आ रही है? किसी को नहीं समझ आई तो पूछते हैं। ये नंबर था और इसको कैलकुलेट करना था जब हमने यहाँ लिखा था। एक x की प्लेसमेंट सिर्फ चेंज हुई है, बाकी कैलकुलेशन फार्मूला सारा वैसे ही रहा है। आगे चलो। सर पॉइंट में आ सकते हैं आंसर? जी बेटा आ सकते हैं। पॉइंट में आपको ये यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन 2400 में नहीं आएगा पॉइंट 6 लीड्स है ना ये वाला, और रेशियो 1 क्या है, इनवाइटेड वाली। इसलिए कह रहा हूँ पूरे तरह ऊपर लिख लें ताकि आपको ना समझ आए। अब आपने इस तरह इस ऑर्डर में लिखा है तो इसी ऑर्डर में आप इधर भी लिख लें इसको। यहाँ पे क्या लिखा था आपने लेफ्ट साइड पे, लीड्स रेशियो इनवाइटेड, ऐसे ही यहाँ पे जैसे लिखा है वैसे लिखिए। आपके पास क्या अवेलेबल है एडवर्टाइज में, देखें आपका नाम क्या है? मरियम। इसमें आपके पास क्या अवेलेबल है? लीड्स कितनी थी, मैंने क्या कहा था? 2400 है। क्या नहीं अवेलेबल जो फाइंड आउट करना है। अब आपने पहले भी यही किया था कि आउटसाइड को आउटसाइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, इनसाइड को इनसाइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में इक्वल डाल दें। अब कैलकुलेट करें। आपने सही कर लिया बेटा, आपका हो गया सही, आपने किया। यस सर। एक चीज कंफ्यूज करी, अब लीड्स को लीड्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 600 into 24 होगा ना, 2400। बेटा लीड्स और- को लीड के साथ नहीं करना, आपने सिर्फ ऑर्डर उधर रखना है और बाकी इंटरनल वाले को इंटरनल के साथ और आउटर वाले को आउटर के साथ करना है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 50 है ना, तो 50 क्या है, न्यू आईडी, और ये आपके पास रेशियो न्यू आईडी वाली रेशियो है ना, तो 50 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय 2, क्या आंसर आ गया? 100। सही है, इस तरह से 100 आ गया आपके पास। तो आ गया आपने 100 किसकी रेशियो आई है आपके पास? ऑफर मेड ये वाली 2 के साथ ऑफर मेड है ना, यहाँ पे ऑफर मेड तीसरा आपने लेवल देखना है, तो ऑफर मेड क्या है? 2 लिखा हुआ है, इसमें रेशियो इसकी 2 है, तो 100 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कैंडिडेट इनवाइटेड निकाले ना आपने, क्या आ जाएगा? 150। इसी तरह से 150। अब आपने ये वाला लेवल, अगर ये तो आपको यहाँ तक लेवल आ गया, ये वाला लेवल अगर निकालना है तो 150 आपका पहले से वेरिएबल है, वो असल में क्या है, इसकी क्या रेशियो है उसकी? 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया? अच्छा यहाँ पे आ जाए 200 लिखा डिवाइडेड बाय 6 के 6 नहीं 200 तो ये था ना, 200 इसकी रेशियो क्या है? रेशियो इसकी ये है कि ये है 6 है या 1 है? इसकी रेशियो की 1 है ना बेटा, 1
तो 1 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई और बाय, 6 ये फाइंड आउट करना है ना हमने। बेटा क्या करते हैं ऊपर हम इससे डिवाइड करते हैं और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमने इससे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 6 किया, तो हमारे पास 1200 सही है। यस ऊपर से नीचे आएंगे वैसे कर देंगे, नीचे से ऊपर आएंगे तो ये ऑर्डर इसका भी चेंज हो जाएगा, लेकिन आप उसी को माइंड में रखें जो मैंने बताया। ये फास्टर कैलकुलेशन के लिए इस तरह कर सकते हैं आप। तो कि उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वो वही है जो भी मैंने आपको सिखाया होगा, शायद आपको रिकॉल हो। ठीक है, ये तो हमारा प्रीलिमिनरी हमने जो पढ़ लिया रिक्रूटमेंट की इंपॉर्टेंस देखी। आगे हम बात करेंगे, अब जैसे देखा था ना आपने सप्लाई ऑफ आउटसाइड कैंडिडेट, सप्लाई ऑफ इनसाइड कैंडिडेट पिछले वाले लेक्चर में। यहाँ पे है इंटरनल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं हम और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट भी कर सकते हैं। अच्छा, इस इंटरनल रिक्रूटमेंट क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था ना कि कंपनी के अंदर से ही अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आप एक जॉब ऑफर कर देते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा दिया आपने या ईमेल कर दी लोगों को कि भाई जॉब अवेलेबल है, जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो अप्लाई कर दें। आपने वो भी क्या किया, आपने इंटरनल कैंडिडेट्स का पूल क्रिएट कर लिया, जिसकी एग्जांपल मैंने पहले भी थोड़ी सी दी थी आपको। यूएमटी में भी कंट्रोलर एग्जामिनेशन वो चले गए यहाँ से, तो उसकी जगह पे उन्होंने ईमेल इंटरनली ही की सबको, हम सबको ईमेल आई थी कि जो उन्होंने लिखी थी रिक्वायरमेंट्स क्या है इसकी, जॉब स्पेसिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन लिखी थी, जो रिक्वायरमेंट में पूरा उतर रहा है, जिसके पास वो क्वालिफिकेशन है, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो डिग्री उस तरह से जो भी उन्होंने लिखी हुई थी मास्टर्स या बैचलर या पीएचडी वो है, तो अप्लाई कर लें। ठीक है, तो वो इंटरनली क्रिएट कर रहे हैं। इसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। एडवांटेज क्या ध्यान में आ रहा है? एक्स्ट्रा पूल नहीं, कॉस्ट की स्ट्रेंथ और बिजनेस को ऑलरेडी पता होगा आपको, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको ऐड नहीं देनी ऐड नहीं देनी। और टाइम किस चीज के, रिक्रूटमेंट का ओवरऑल टाइम, हायरिंग और रिक्रूटमेंट का टाइम आपको कम करना होगा। बेटा ये इतनी आसान हो सकता है, यहाँ पे चीजें ना लिखी हो, अच्छी बात है आप लोग नई चीजें ऐड कर रहे हैं इसमें। आपने क्या कहा, टाइम रिक्रूटमेंट का टाइम आपका ओवरऑल रिक्रूटमेंट और हायरिंग का टाइम आपका स्क्वीज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एडवांटेज क्या है कि आपको उस एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पहले से पता होगा। याद है आपको जो हमने पर्सनल प्लानिंग में बात की थी, स्किल इन्वेंटरी की, तो आपके पास पहले स्किल इन्वेंटरी है, उसमें पहले से ऑलरेडी है हमारे पास। और तीसरी हमने क्या बात की यहाँ पे, कॉस्ट कम हो जाएगी, आपको ऐड वगैरह नहीं देनी पड़ेगी इसके लिए भाई। यहाँ पे पहला पॉइंट ये लिखा है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का पता है। इसमें भी मोर द एम्प्लॉई मे बी मोर कमिटेड, जो इंटरनली है पहले 5 साल से काम कर रहा है, उसको आपने नई पोजीशन दे दी, मे भी हो सकता है प्रमोटेड पोजीशन दे दी कोई आपने, अच्छी सैलरी होगी उसकी, तो उस पर वो ज़्यादा कमिटेड होगा। मजीद कम पहले से ही कंपनी में काम कर रहा है तो कमिटेड होता है वो इंसान उसी के साथ जिसके साथ पहले से काम कर रहा है। आप लोग अपने ग्रुप्स में काम कर रहे हो तो एक ग्रुप में सारा 4 साल काम करते रहते हैं, क्योंकि वो आप एक आप फील करते हैं यार एक जैसे बस हम एक मेंटल कंपैटिबिलिटी बनी हुई है तो ठीक है, बस आप छोड़ के नहीं जाते उस ग्रुप को, बेशक वो दूसरा ग्रुप बहुत अच्छा भी हो। आप देखा नहीं कुछ लोगों के ग्रुप्स जो कि सीजीपी सब जो भी होते हैं वो उन्हीं के साथ रहते हैं, वो चेंज नहीं करते, हालांकि चेंज कर ले तो अच्छा मार्क्स आ जाएंगे उसके अंदर ग्रुप में। वो इसलिए कि इंसान जो है वो आप उस सेटल्ड हो जाता है कि बस मैं वहीं करूँ यहीं सही है, बस मेरे लिए आसान है, यूएमटी आना मेरे लिए आसान है, लम्स जाना मेरे लिए मुश्किल है, वो मैंने अब जगह भी ले ली है, मैंने रूट्स का भी अंदाजा है करके, यूएमटी के मुझे स्ट्रक्चर का भी पता है, मुझे डीन भी जानते हैं, मुझे मे बी एचआर वाले भी जानते हैं, सब कुछ पता है मैंने कैसे काम करना है। लम्स में जाऊँगा उसकी नई पॉलिसी से मैं एकदम जाऊँगा ही रहता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी अच्छी प्रमोशन हो जाए मेरी इधर ही, अगर तो मजीद कमीशन मेरी कमिटेड मेरी जो मैं मजीद कमिटेड हो जाऊँगा उसके साथ, उस कंपनी के साथ। सही, आपका मोरल भी इससे हाई हो जाता है। समटाइम आप एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, एक जगह से मुराद है एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपकी उसके अंदर आप इंटरनली रिक्रूट करके या हायरिंग करके आप अगर उसको कोई अच्छी डिफरेंट पोजीशन दे देते हैं तो आप एम्प्लॉय इंगेजमेंट बढ़ती है, एम्प्लॉय मोरल बढ़ता है। ये किसी ने नहीं बताया था कि आप अगर आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हैं तो उसके लिए ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट कम से कम होती है उस एम्प्लॉय के लिए। अब आप लेट्स सपोज, मैं इसकी रिक्रूटमेंट की एग्जांपल नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप बैचलर्स यहाँ से किया, आपको कुछ नहीं पता था इधर जब आप पहले दिन आए थे, तो आपको ओरिएंटेशन देनी पड़ी, लोगों से आप एडवाइजर से पूछते थे क्या है सर ये क्या है उधर क्या है, जगह जगह जाकर देखते थे अच्छा ये आईपीसी किधर है। अगर आप एमएस यहाँ से करें
तो अब आपको ओरिएंटेशन की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि एचआर डिपार्टमेंट, आपको पता है एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरह पीआरएस क्या चीज़ है, आईपीसी किस बिला का नाम है, हर चीज़ का वो पता है कि क्या है। ठीक है, लेटर ऑफिस कहाँ होगा, मेन लाइब्रेरी की तरह लाइब्रेरी को यूज़ कैसे करना है, ये पता है कि नहीं पता है? Yes. अच्छा, तो इसी तरह से जब एक एम्प्लॉई एक जगह पे काम कर रहा है तो उसके अगर उसी को वहीं पे प्रमोट कर दें तो उसके पहले से वहाँ पे इंटरनली लोगों को पता होता है उसका, उसको भी लोगों को पता होता है रिक्वायरमेंट्स का, उसको ओरिएंटेशन की या ट्रेनिंग की कम रिक्वायरमेंट होती है। और एक और बात यहाँ पे लिखी है कि जो इंटरनल रिक्रूट्स हैं वो दे टेंड टू बी हायर्ड ऑन लेस सैलरी एज कम्पेयर टू दी एक्सटर्नल रिक्रूट्स। ये वैसे इसमें एक हिंट भी है आप लोगों के लिए, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो ना और आपको लगे कि आपको ना प्रमोशन होनी चाहिए आपकी, और अगर आपकी कंपनी प्रमोट ना कर रही हो आपको किसी भी वजह से, कभी वैकेंट पोजीशन ही ना हो कोई या वैसे ही ना कर रही हो, तो वो कंपनी छोड़ दें। ऐसे नहीं कि छोड़ दें बस, वो छोड़ के किसी और जगह पे चले जाएं जहाँ पे अच्छी प्रमोशन मिल रही है आपको। कोशिश करते रहें, ढूंढते रहें। लोग कहते हैं कि 3 साल से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं गुजारने चाहिए आपको। अगर आपने अपने आप को जो है ज़्यादा 3 से 5 साल कह लें, अगर बड़ी आपको पसंद आ गई है कंपनी को, ना अच्छी प्रमोशन हो रही है, आपकी डेवलपमेंट हो रही है, कोई और रीज़न नहीं है, तो आप उसको छोड़ के किसी अच्छी जगह पे जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी स्किल को मज़ीद ग्रूम करें और फिर वापस भले आ जाएं। फिर वापस जब आप आएंगे ना, फिर यहाँ अगर आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं ना, तो इस लेवल पे काम कर रहे हैं तो इस लेवल पे पहुँचते आप लेट्स सपोज 5 साल बाद। लेकिन अगर आप बीच में गैप ले लिया ना, आपने कहीं और चले गए और जगह पे अपनी स्किल इंप्रूव कर रहे हैं, आपने लेट्स सपोज मास्टर्स डिग्री थी, पीएचडी कर ली, आपने नए सॉफ्टवेयर स्किल्स सीख ली है, अब जब आप वापस आएंगे 5 साल बाद तो आप यहाँ की बजाय इधर आके हो सकता है हायर हो। ठीक है, और अगर अच्छे तरीके से आप छोड़ेंगे तो कंपनीज वापस आपको हायर करने में कोई मसला नहीं होता उन्हें। यानी मतलब आप ये लड़के नहीं छोड़ना अपनी कंपनी को, अच्छे तरीके से आप लोग बताएंगे मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे तरीके से नोटिस पीरियड दें, तो सैलरी अच्छा यहाँ में जो पॉइंट लिखा था उसमें वापस आ जाते हैं। जो इंटरनल रिक्रूट्स हैं वो लेस सैलरी में भी राजी हो जाते हैं। वही वाली बात कि वो कमिटेड होते हैं, पहले से वो फेमिलियर होते हैं उस एनवायरनमेंट का, या ठीक है थोड़ी सी सैलरी बढ़े हमें तो हमें जॉब भी अच्छी मिल रही है, पोजीशन भी हमारी प्रमोशन हो रही है उस पर, तो ठीक है। लेकिन बाइक का बंदा जो होता है ना, वो उसकी बार्गेनिंग ज़रा ज़्यादा होती है। वो कहता है कि यार अच्छा मुझे आना है तो मैं काम कर ही रहा हूँ ना किसी जगह पे, तो मुझे ऑफर अच्छी नहीं कर रहे आप तो मैं नहीं आऊँगा, ठीक है मैं वही काम करता रहूँगा, अच्छी करोगे ऑफर तो फिर ही आऊँगा मैं आपके पास। सही। अच्छा यहाँ पे इसके अलावा हट के आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ मैं, आपने खुद शायद नोटिस किया होगा कभी, बार्गेनिंग की जो स्किल्स है ना किसी भी चीज़ में, बेशक आपने कोई अपनी शॉपिंग करनी है उसकी बार्गेनिंग करनी है, कहते हैं कि उसमें एक पॉइंट आपको सिर्फ दे दूँ, कहते हैं कि आपने अपनी शादी है लेट्स सपोज आप, ठीक है, उसके लिए आपने शेरवानी खरीदनी, खुद ना खरीदें, मतलब पसंद कर लें, खुद ना खरीदें, किसी ऐसे बंदे को कहेंगे खरीदे जाके जो कि जिस उस शेरवानी के साथ उसका कुछ अपनी वाइफ को ना दे, वाइफ को भी जो भी आप लोग उसको ना दे, तो ऐसा थर्ड पार्टी बंदा हो जो ना भी वो खरीदे तो उसको फर्क ना पड़े उससे, आपकी शायद सेंटीमेंट जुड़े हुए, यार ये शेरवानी बहुत अच्छी है मुझे खरीदनी है, ठीक है, ज़्यादा पैसे में भी ले ज़्यादा पैसों में भी ले यार कोई नहीं यार शादी होनी कौन सा बार बार होनी है तो मैं खरीद लूँ। अब ये आपके दोस्त नहीं है इसहाक, आपने इनको ये टास्क दे दिया मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा और बाकी 1000 रुपये इनकी फीस है और बाकी तुम्हें ना ये वाली शेरवानी 2-3 में सेलेक्ट करके ना उसमें से कोई सेलेक्ट कर लो मेरे लिए ले आओ, बार्गेनिंग तुमने करनी है। या आप रिक्वायरमेंट बता दें कि मेरी शेरवानी ऐसी होनी चाहिए, उस इस कलर की हो, इस तरह की हो और ये तुम्हें लेके आए। इनकी कोई भी किसी किस्म की इमोशनल अटैचमेंट नहीं है उसके साथ, ये अच्छी बार्गेन करते हैं। इनको ये क्या होगा, ये जाएंगे वो कहेगा जी 25,000 की है, वो कहेगा 50,000 की है, जैसे मैंने नहीं लेती चला जाएगा, वो अगले के पास जाएंगे वो 40,000 की है मैंने नहीं। मतलब ये जो है ना ये वाला एटीट्यूड के मुझे नहीं चाहिए, मेरा मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है मैं चला जाऊँगा इससे, ये आपको बार्गेनिंग पावर ज़्यादा देता है। इसलिए लोग ना अपनी बड़े बिजनेसमैन अपनी बार्गेनिंग जो है वो किसी थर्ड कॉन्ट्रैक्टर से किसी एजेंट से करवाते हैं हमेशा, वो खुद भी करते हैं। उनको घर बहुत पसंद आ गया ना, या उनको कोई प्लाजा बहुत पसंद आ गया तो खुद भी उसकी करेंगे, किसी एजेंट को बीच में वो जो होते हैं ना उससे कहते हैं रियल एस्टेट, रियल एस्टेट, हाँ रियल एस्टेट, रियल एस्टेट एजेंट। मेरा एक वर्ड मेरे ध्यान में आ रहा था जो आप ज़हन से निकल गया है, प्रॉपर्टी डील, खैर बार वो डीलिंग करने वाले एजेंट कह लें कुछ भी कह लें, उसको हायर करते हैं ताकि वो डायरेक्ट नहीं आएंगे, वो ताकि उनकी कोई इमोशनल अटैचमेंट ना हो, उससे अच्छी चीज़ भी मिल जाती है आपको समझ है। लेकिन आप अपने लिए पसंद कर रहे होते हैं तो फिर आपको होता है कि भाई नहीं ये चीज़ मुझे चाहिए और मैंने ये लेनी है, और मैं चला गया तो उतनी बिक जाएगी, मतलब ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
इसका रीसेंट एक्सपीरियंस मेरे साथ अपने साथ भी हुआ है। किसी ने मुझे कहा उसका काम करने के लिए, एक बंदे ने मुझे एक चीज़ बनाने के लिए उसने मुझे 90,000 का, उसने कहा कि आमतौर पे एवरेज जो चल रहा है वो 1,25,000 चल रहा है इस अपनी सर्विसेज के में चार्जेस जो लोग लेते हैं। मैं आपसे, चले आप उसके रेफरेंस से आए हैं तो मैं आपसे 90,000 ले लूँगा। मैंने थोड़ी देर से मैसेज किया कि यार हमें समझ नहीं आ रही, हमारा बजट बड़ा कम है, तो शुक्रिया आपका, आपने इतना टाइम दिया, बस ठीक। उसका मैसेज आया, कॉल आ गई। अगर जिसने मुझसे, जिसका एक्चुअल काम था वो शायद इतना लंबी लीव ना लेता। मैंने सीधा कह दिया, मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार मैं, मुझे देर में भी था, मैंने कहा किसी और से पूछ लूँगा, ठीक है यार कुछ नहीं। मुझे उसने बजट बता दिया था अपना, जिसने मेरे से काम करवाना था, कितना बजट है मेरा। फिर मैंने वो पूछ भी लिया कुछ लोगों से कि कितने पैसे मिलने चाहिए इसको, यानी इस काम के कितने पैसे होने चाहिए, तो उसने मुझे रेंज बता दी कितने होने चाहिए। उसने मुझे बताया 40,000 में होनी चाहिए इसकी रेंज। मैंने उसको कह दिया यार, जब उसने मुझे ये दिया ना कि 90,000 में काम होगा, मैंने उससे ये नहीं कहा कि नहीं करना है, मैंने उससे किसी और से पूछा, मैंने कहा अपने किसी दोस्त से कितने में होना चाहिए, उसने कहा कि 40 के आसपास होना चाहिए, प्लस माइनस 10,000। मैंने उससे कहा, फिर बाद में उस बंदे को मैंने कॉल की, मैसेज कर दिया, वॉइस नोट, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि अब शुक्रिया कर दिया उसका जो मैंने बता के। उसके बाद क्या किया कि उसके कॉल आ गई, वो मुझे कहता है कि आप देखें क्या बजट है आपका इससे। मैंने कहा यार हमारा बजट तो 30-25 का था, हमने कहा चलो 30 कर लेते हैं, पर इतना आपको इतना ज़्यादा आपने बताया कि मैं नहीं बार्गेन कर सकता, मेरे नहीं समझ आ रही, मैं नहीं काम करवाएंगे, किसी और से करा लेंगे। कहते आप ऐसा करें 50 कर दें। मैंने कहा नहीं, मेरे पास बजट 35 का ही है सिर्फ 90 से 50 पे। मैंने कहा, कहते चले आप फिर देख लें, बाद में पैसे दे देना, थोड़े आप दे दें, थोड़े बाद में जब आपके पास हुए। मैंने कहा ये तो बर्डन होता है यार वापस दोबारा देने का पैसे, अब आप देने तो नहीं है ना, बेशक आज मैंने 10 पर, अब आपने कोई बड़ी, जिसके लिए आप ये प्लानिंग कर रहे हैं, आपने कोई 60-70-80 लाख रुपया लगाना है उसके ऊपर, तो आप इतने पैसे तो दे सकते हैं, बट हमने लगाने नहीं है, हमने बजट में नहीं डिसाइड किया था लगाना। चले 45 कर दें। मैंने कहा 40 से ऊपर नहीं हो सकता, ये मैंने कहा हमारा लास्ट है। जिससे मैंने बात स्टार्ट की थी तो 40 पे आया, तो वो वापस आ गया था, चलो ठीक है मैं कर देता हूँ उस पे। तो ये क्यों हुआ कि आप भी जब अपने लिए लेडीज हैं कोई, आप भी अपने लिए शॉपिंग करें, तो शॉपिंग पसंद कर रहे हैं, बाद में अपने किसी और दोस्त को या किसी अपनी अम्मा को कहेंगे कि मेरे लिए खरीद दें बस आप, ठीक है। उसका अफिलिएशन है ना उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ पहले से ही, तो वो थोड़ी सी ऑफर भी करते हैं। अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते उसके साथ, जैसे यार ठीक है मैं इसी कंपनी में रहूँगा, मैं ऑलरेडी एफिलिएटेड हूँ इसके साथ, कमिटेड हूँ, तो ठीक है यार काम कर रहा हूँ 5 साल से, थोड़ी तो कुछ तो अच्छा मिल रहा है ना यहाँ से। लेकिन जब 22 से जाके आएंगे ना अंदर दोबारा से, तो फिर आपकी बार्गेनिंग पावर शायद ज़्यादा हो, फिर आप कहेंगे यार नहीं मुझे ज़्यादा पेमेंट चाहिए, मैं इधर इतनी ले रहा हूँ, आपको मुझे थोड़ी ऑफर कर रहे हैं, मैं क्यों छोड़ जाऊँ वहाँ से, वो मेरे घर के भी करीब, आप घर से दूर है, मेरी सिटी से भी बाहर है, तो मुझे एक्स्ट्रा अलाउंस दें उसका पे करें, सही। ये तो ये थे इसके एडवांटेजेस। यहाँ पे उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। क्या होंगे डिसएडवांटेजेस? इंटरनल बंदे को आपने इंक्लूड किया, तो क्या उसके डिसएडवांटेजेस? ब्लैकमेलिंग, एम्प्लॉयज का हमें पता नहीं होता, वो छोड़ के भी जा सकता है कंपनी अगर उसे ज़्यादा अच्छी ऑफर मिलेगी, मीटिंग नहीं होगा। कभी कभी तो बात लिमिटेड होता है, हमने एडवांटेज नहीं बताया। इंटरनल, हाँ इंटरनल के, हाँ हमने इंटरनल के पहले एडवांटेज देखे थे, अब डिसएडवांटेज। जी सर इंटरनली हम इंक्लूड करेंगे तो सेम ही माइंड के लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पहले से जो काम कर रहे हैं, तो सेम मतलब उनके माइंड की होती मेंटालिटी लेवल, ये ऑर्गेनाइजेशन में इनोवेशन चाहिए, चेंज कल्चर इंट्रोड्यूस कराना है, तो वो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे यही बात देखिए, इट इज यूजलेस इफ अ न्यू पर्सपेक्टिव इज रिक्वायर्ड। चेंज रिक्वायर्ड है, न्यू पर्सपेक्टिव रिक्वायर्ड है, तो फिर हम इंटरनल रिक्रूटमेंट यूजलेस है हमारे लिए। हम एक्सटर्नल करेंगे तो फिर हमें नया पर्सपेक्टिव आएगा। कोई और बताओ? यहाँ पे जो बात देखिए, इट कैन बी अ वेस्ट ऑफ टाइम इफ यू ऑलरेडी नो कि किसको आपने हायर करना है। ये वही वाली बात है जैसे गवर्नमेंट इदारों में किसी की पोजीशन पे, किसी डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे गवर्नमेंट, उनको पता होता है किसको हायर करना है, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जॉब ऐड देते हैं। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन को भी पता होता है कि आपने क्या करना है, किसको हायर करना है। जब आपको पता ही है तो फिर इतना कुछ ना करें। वो करते इसलिए कि वो एक अपने आप को एक करने के लिए कि भाई हम जो है वो आप ही ऐसे करेंगे जब आप एचआर मैनेजमेंट में कहीं जाएंगे, भाई एटलीस्ट ये तो फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लें। वो तो आपने डिसाइड करना ना कि किसी को क्या पता कोई क्या पूछे,
कि भाई ये मैंने भी तो आपके 4 बंदा आपने इंटरव्यू दिया, हमें पहले पता है मैंने बख्तावर को हायर करना है, तो बख्तावर ये तो नहीं बताएगी कि सबको कि भाई इन्होंने पहले मुझे हायर करना था, तो आपको क्या पता आपस में, तो हम कहते हैं कि भाई अच्छा वो उनका बहुत अच्छा इंटरव्यू तो इंडिविजुअल हो रहा है ना, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें, अगर ये टाइम वेस्ट ऑफ टाइम होता है अगर ऐसा हो। कॉस्ट भी हो सकते हैं सर, अगर मतलब ऐड वगैरह देंगे और वो आपको पता है पहले से किसको हायर करना है इंटरव्यू, उसका भी वेस्ट ऑफ टाइम भी है, वेस्ट ऑफ मनी भी है, बिल्कुल सही है। वेस्ट ऑफ टाइम लिखा था आपने, अच्छा कहा, वेस्ट ऑफ मनी भी है, अपने आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं ऐड दे। असल में यहाँ पे ऐड क्योंकि इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना, तो उसमें ऐड नहीं देते, इसलिए मैंने वेस्ट ऑफ मनी नहीं लिखा था। उसमें आप या तो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं या तो आप मैक्सिमम ईमेल कर देते हैं, उसमें आपका कोई ज़्यादा कॉस्ट नहीं जा रहा है, तो टाइम भी वेस्ट हो रहा है, कॉस्ट तो इतनी वेस्ट उस तरह से हो रही है हम लगा रहे हैं। अच्छा, अगर आपने चारों में से बख्तावर को रिजेक्ट कर दिया और मरियम इकरा को रिजेक्ट कर दिया और मरियम को भी रिजेक्ट कर दिया, इनको सेलेक्ट, बाकी ये 3 जो है ना, ये बिल्कुल 4-5 महीने ना सौदा फिरेगी उधर। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि भाई हमने अप्लाई किया था, सारे लोगों को पता होगा भाई हमने अप्लाई किया था, इन 4 लोगों में 4 में से 3 रिजेक्ट हो गए, ये होता है ना कुछ इस तरह का सिचुएशन। तो ये ऐसी सिचुएशन होगी, और सम टाइम होता है कि वो ना एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं लोग, कि जो नहीं सिलेक्ट होते हैं ना वो फिर कहते हैं यार वो तो है नहीं ऐसे, वो तो करप्शन हो, नेपोटिज्म हुआ हुआ, तो ठीक है। जैसे नहीं होता आईएसएस आर्मी में जो लोग सिलेक्ट नहीं होते वो आर्मी के खिलाफ हो जाते हैं आईएसएस में, और जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो सारे वो कहते हैं जी ठीक है सब आर्मी, अक्सर ऐसा होता है। आईएसएस में सिलेक्ट हो जो आता है ना, वो कहता है कि नहीं ऐसे, तो उसी को सिलेक्ट करते हैं जो कि आर्मी का बैकग्राउंड हो। ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने पहले जुमले, आप में से भी शायद किसी ने बोला हुआ ऐसा आगे, घर वालों ने तो जरूर कहा होगा, किसी ने आर्टिस्ट किया, हाँ घर वालों ने तो किसी ने तो जरूर कहा होगा, आपको शायद आपके जहन में ना भी आया हो, किसी ने जरूर कहा होगा कि मैं इसलिए रिजेक्ट हुए तुम कि जी वो तो यार करते ही सिलेक्ट पहले से मिलिट्री के लोगों को ही है, जिनका कोई फादर मदर को पहले से मिलिट्री में, ऐसे ही नहीं कहा किसी ने, ऐसे चलो शुक्र है नहीं कहा, लोग ऐसा कहते हैं। सर ऐसा हो सकता है कि जो इंटरनल जैसे हैं अब काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उनकी सैलरी भी बढ़े, तो वो उस वजह से भी तो छोड़ के जा सकते हैं बाद में, जब उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, वो जो जिन्होंने हायर किया है इसी वजह से हायर किया है कि चलो वो अपने लोग हैं काम करने के, लेकिन वो भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनकी सैलरी बढ़े एक टाइम के बाद। सैलरी बढ़ती है यूजुअली, थोड़ी बढ़ती है लेकिन बढ़ती है, उन्होंने बताया ना पिछले में सैलरी थोड़ी बढ़ती है पर बढ़ती है, लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है टर्नओवर रेट आ जाए, वो छोड़ के चले जाएं, इस पे बात करते हैं अजान को आप सर मैं ये कह रही थी, जैसे मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से या किसी कंपनी से और अच्छी ऑफर आ जाती है और मैं उनसे बात करती हूँ कि मुझे तो वहाँ से इतनी ज़्यादा सैलरी आ रही है और आप मुझे नहीं मतलब इतनी आप मेरी इतनी पे बढ़ाएं, तो अगर थोड़ी बहुत बढ़ा के देती है लेकिन उतनी नहीं बढ़ाते, तो ये हो सकता है ना कि मुझे तो मतलब दूसरी से अच्छी आ रही है तो मैं वहाँ क्यों ना जाऊँ। ये वाली बात जो है ना, वो तो आप रिक्रूटमेंट करें ना करें, इंटरनल रिक्रूटमेंट तो आ सकती है। आप मैं एज एन एम्प्लॉयर यहाँ पे एम्प्लॉई अगर यहाँ पे काम कर रहा हूँ एज एन एम्प्लॉई, तो जब मुझे अच्छी जॉब आएगी ऑफर, तो मैं अगर मेरे ताल्लुकात थोड़े अच्छे हैं डिपार्टमेंट के साथ और एचआर के साथ, तो मैं खुद जाके डिस्कस करूँगा भाई मुझे ये ऑफर आ रही है, मेरी सैलरी लेट्स सपोज 25% एक्स्ट्रा मिल रही है वहाँ से, आप मुझे एक्स्ट्रा दे दें तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, अदरवाइज मैं चले जाऊँगा। तो वो कहेंगे आप अल्लाह हाफ़िज़ चले जाएँ, ठीक है, तो मैं चले जाऊँगा। अगर वो कहेंगे नहीं हम बढ़ा देते हैं या हम चले 20% बढ़ा देते हैं आपकी सैलरी, आप अच्छा काम कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो तो किसी भी तरह की सिचुएशन आ सकती है, वो लाजमी नहीं कि हम इंटरनल रिक्रूटमेंट कर रहे हैं तब भी आए, वो एक जनरल सिचुएशन है, जनरल सिनेरियो। सो व्हेन शुड वी यूज द इंटरनल रिक्रूटिंग, कब करनी चाहिए हमें? तब करें सबसे पहले जब कंपनी आपकी फ्लरिश कर रही हो, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब आपकी कंपनी कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंड कर रही हो, नई नई चीज़ें ऐड हो रही हो, नई प्रोडक्ट्स ऐड हो रही हो, नए आपने ऑफिस बना रहे हैं, अपने नई एक्सपेंशन आ रही है आपके अंदर। दूसरी बात ये है कि एंड यू हैव एन इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? सक्सेशन आने वाली मतलब हाँ सक्सेसर आने वाला आपका ना, जैसे हमने वो पढ़ा था ना पर्सनल को रिप्लेसमेंट चार्ट में, कि वाइस प्रेसिडेंट की जगह पे अब यहाँ पे जो डायरेक्टर लेवल पे कौन सी पोजीशन को ऊपर जाएगा होगा, वो सक्सेशन प्लानिंग ही थी कि आप ट्रेनिंग दे रहे हैं उन लोगों को। ये भी है, अगर आपके पास इफेक्टिव सक्सेशन प्लानिंग है तब भी आप देखें, अदरवाइज आप नहीं कर सकते इस तरह से। अगर आपके लेट्स सपोज हम इसी की एग्जांपल लेते हैं, यूएमटी में एग्जामिनेशन ऑफिस में जो डिप्टी एग्जामिनेशन ऑफिसर समथिंग जो भी होगा, वो अगर यहाँ वो जो एक कंट्रोलर एग्जामिनेशन और डिप्टी कंट्रोलर है, तो
तो डिप्टी कंट्रोलर अगर इस काबिल होंगे, पहले 3-4 साल से काम कर रहे हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको कभी कभी ऐसे टास्क दे दिए जाते हैं, तो फिर ही आप उनकी जगह पे जब वो ऊपर वाला बंदा जाएगा तो नीचे वाले को हायर कर सकेंगे ना, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। एंड यू हैव स्किल्स इन्वेंटरीज, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, आपके पास स्किल्स इन्वेंटरी हो तभी आप उसमें से डिसाइड कर सकते हैं, तब भी डिसाइड कर सकते हैं आराम से कि भाई किस स्किल का बंदा हमें चाहिए और हमारे पास अवेलेबल है भी कि नहीं। एंड यू हैव स्किल्स यू नीड इमीडिएटली, दोनों एक ही तरह के पॉइंट्स हैं। स्किल्स इन्वेंटरी हो और उसके अंदर वो स्किल्स किसी बंदे की हो जो चाहिए। लेट्स सपोज आपको फ्रेंच स्पीकिंग कोई बंदा चाहिए किसी नए प्रोजेक्ट के लिए, आपको इंटरनली देखना है कौन सा बंदा है, तो आपको बस स्किल इन्वेंटरी होगी और फ्रेंच स्पीकिंग उसके अंदर कोई बोलने वाला होगा तो उसको आप फिर रिक्रूट कर लेंगे इंटरनली। एंड यू हैव अ यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग कंपनी कल्चर, ये वो वाली बात है जो पिछले मैंने बात की कि जो लोग रिजेक्ट होंगे, एक तो रिजेक्ट करना उनको मुश्किल है, ठीक है, और जो रिजेक्ट हों बाद में वो ये ना कहते रहें कि अगर कंपनी का कल्चर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना, आपके एम्प्लॉई को आपके ऊपर HR के प्रोसेस के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं होगा अगर, तो फिर वो यही जो रिजेक्ट होगा वो तो यही कहेगा यार मुझे बताया जाए कि वो रिजेक्ट हुआ और फिर मुझे बताया जी तो मैं तो सही किया था, उसका क्या हुआ, वो भी दिखाएं, मुझे इंटरव्यू दिखाएं, उसका मैं भी देखता हूँ, मैं तो वो कैसे कर सकता है ये काम, ठीक है। क्योंकि हमें एम्प्लॉय को या ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमें ये लगता है कि हम अच्छे हैं, बाकी सब लोग बुरे हैं, हालांकि वो दूसरा बंदा बहुत अच्छा भी काम कर सकता है, उसको मुझे ना भी पता होगा, हो सकता है मेरे HR मैनेजर को पता होगा वो कितना अच्छा काम कर रहा है, सही, इस वजह से उसको हायर किया जी। सर जो लोग रिजेक्ट होंगे उनकी मोटिवेशन भी कम हो सकती है, उनकी जो motivation- हम ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें उनकी परफॉर्मेंस कम हो। बिल्कुल ऐसे ही जो मोटिवेशन वो पिछले में आ जाता है डिसएडवांटेज में, जब हमने लिखा था ना वहाँ पॉइंट कि रिजेक्ट करना मुश्किल है उनको, और जिनको हम रिजेक्ट कर देंगे उनकी मोटिवेशन लेवल भी कम, एटलीस्ट कुछ 6-8 महीने नहीं तो 2-3 महीने के लिए तो कम ही रहेगा यार, रिजेक्शन हो गई नहीं कर क्या करें, ठीक है। अब आपने सोर्सेज पढ़ने से पहले हम इस पे बात थोड़ी सी बस कर लेते हैं, क्योंकि सोर्सेज फिर बाद में पढ़ लेंगे जब वो लोग आएंगे वहाँ, इतना वैसे पढ़ा नहीं है लेकिन डिटेल में पढ़ा है इसलिए ज़्यादा लग रहा है करने को। इंटरनल रिक्रूटमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जॉब पोस्ट करते हैं, वो जॉब पोस्ट जैसे पोस्ट तो कहीं भी कर सकते हैं, बेशक आप इसको नोटिस बोर्ड पे लगा दें वो भी जॉब पोस्टिंग हो जाएगी, या फिर आप ये लिखा है उन्होंने यही हुआ है कि आप लिटरली किसी बुलेटिन पेज पे, या आजकल तो वेबसाइट है तो वेबसाइट पे भी लगा देते हैं ये पेज, या ईमेल पे आप बता दें लोगों को अगर आपने नोटिस बोर्ड पे नहीं लगाना। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं, फाइंडिंग इंटरनल कैंडिडेट्स, इंटरनल स्टूडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो वो उसने कहा 2 तरीके से हो सकती है इस तरह से, एक तो ये कि आप जॉब को पोस्ट कर दें नोटिस बोर्ड पे या कहीं भी ईमेल कर दें, दूसरा ये असल वो भी बंदा इंटरनल रिक्रूट में ही आता है जिसको आपने निकाल दिया था पहले। इस बुक के मुताबिक गैरी एंड डेस्लर के मुताबिक वो ये कहते हैं कि वो बंदा जिसे आपने निकाल दिया था अपनी कंपनी से, या वो खुद छोड़ के चला गया था, टर्नओवर वाली बात से वो छोड़ के चला गया था, वो भी आपको इंटरनल रिक्रूटमेंट में आता है जब आपको दोबारा से हायर करते हैं। इसकी एग्जांपल बड़ी इजी सी है, अब ये बड़ी लेटेस्ट एग्जांपल है कोविड की। कोविड में कंपनीज ने बहुत से लोगों को निकाल दिया या बहुत से लोगों को छोड़ के चले गए, हमने कहा था ना वो वॉलंटरी लीव ले ली लोगों ने और उससे चले गए या अर्ली रिटायरमेंट ले लिए, इस तरह से। तो अब जब वो चले गए छोड़ दिए, आपने खुद निकाल दिया क्योंकि आप अफोर्ड नहीं कर सकते उनको पे करना, उन्होंने फिर उसके बाद लोगों ने हायर भी किया, कतर एयरवेज ने, एमिरेट्स ने लोगों को हायर किया दोबारा, जो उनको फायदा इसका हो गया, बल्कि कतर एयरवेज ने, इन बड़ी एयरलाइंस ने लोगों को निकाला और वापस फिर उन लोगों को बुलाया जो अच्छे परफॉर्मर्स थे, जो नहीं अच्छे परफॉर्मर थे उनको बस उनका चलो अच्छा जान छुट्टी, इनसे चले गए बस चले गए, ठीक है। बाकी दोबारा उन्होंने डायरेक्ट कॉल्स की लोगों को, भाई आप वापस आ जाएं हमारे पास इसी पोजीशन पे काम करने के लिए, उसको भी आप इंटरनल रिक्रूटमेंट के अंदर ही कहते हैं। तो 2 चीज़ें होंगी। इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं जब आप ऐसे बंदे को दोबारा हायर करते हैं जो कि आपकी कंपनी को छोड़ गया हो या आपने निकाल दिया हो, क्या होंगे उसके पॉजिटिव पॉइंट्स या एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, कोई एक बता दें। वही बस उसकी ओरिएंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, एक तो वही। एक मिनट, ये कह रहे हैं शाम के वो दूसरी कंपनी से वो सीख के आएगा तो ऐड एडिशन करेगा नई चीज़ का, वेरी गुड, ये एडवांटेज जब कोर्स में आ जाएगा। आपने कुछ वो पुराना जानता होगा आपको तो ओरिएंटेशन नहीं करनी पड़ेगी, जानता होगा तो आपको ओरिएंटेशन नहीं देनी पड़ेगी, वर्किंग एनवायरनमेंट के साथ वो ऑलरेडी क्या कहते हैं उसको पता होगा उसको जी। और कोई चीज़ नेगेटिव पॉइंट, नेगेटिव क्या होगा इसका?
सर अगर उसे निकाला गया तो वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी आप खुद बुला रहे हो तो डिमांड ज़्यादा करेगा। खुद से आ रहा है तो शायद अब होता नहीं, जैसे एक बार किसी दुकान से आप छोड़ के जाएंगे, हाँ, दोबारा फिर वो नहीं- वापस आए तो कहता नहीं यार अब तो नहीं, आप उसने लूंगा इसलिए पहले मैंने कहा, ठीक है। हो सकता है कि होगा जी मैं तो अपने आप को समझे कि मैं तो बहुत पता नहीं कोई अफलातून चीज़ हूँ, तो अब उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया है तो अब तो मैं ऑफर ज़्यादा मांगता हूँ उनसे, ये हो सकता है बिल्कुल। बेटा ये लिखा नहीं हुआ, आप लिख लें साथ साथ अगर आपने लिखना है, ये पूछा जा सकता है आपसे। और कोई चीज़ सर मैं डिमांड भी ज़्यादा कर रहा हूँ। वही मैंने अभी कहा ना, वो सैलरी की डिमांड ज़्यादा है। हमने क्या चीज़ की, एक इसकी नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो डिमांड सैलरी डिमांड ज़्यादा कर सकता है आपकी। हमने पॉजिटिव पॉइंट लिखा एक कि वो उसको ट्रेनिंग देने की और ओरिएंटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट देखा कि दूसरी कंपनी से शायद वो बाइक से सीख के है कुछ। लेकिन इसमें एक पॉइंट ये है कि हो सकता है जब आपने उसे जॉब से निकाला 6-8 महीने 10 महीने या 1 साल के लिए, तो हो सकता है उसे जॉब ना मिली हो, लेकिन अगर वो कहीं और जॉब कर रहा था और वापस आया तो फिर वो नया पर्सपेक्टिव लेके आएगा आपकी कंपनी। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। दो पॉजिटिव हो गए, एक नेगेटिव हो गया, कोई एक और नेगेटिव बता दो। सर अगर उसे जब हमने निकाला और उसे कोई और अच्छी ऑफर मिल गया तो हो सकता है वो फिर आने के लिए तैयार ना होना और उसको ऑफर करेंगे। हाँ वो तो है, ऐसे ही है। और आने के लिए आएगा, लेकिन उसका नुकसान तो कोई नहीं है, वो तो सीधे वो आने इमेज खराब कर सकता है कोई, अगर पूछे कि आप दोबारा क्यों जा रहे हो उधर, तो वो कहेगा सिर्फ सैलरी के लिए। नहीं, हमने कंपनी की बात करनी है, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर, यानी कंपनी को क्या नुकसान या फायदा हो रहा है। तो उसके एक तो ये एक्सपीरियंस बंदा होगा ना, जो उसके जूनियर्स हैं उनको नेगेटिव एक इमेज उनके लिए बनाते हैं कंपनी के लिए, क्यों कि ये कंपनी ठीक नहीं है इस तरह की। किस तरह तो वापस बुला रही है कंपनी अपने अपने पुराने एम्प्लॉय को दोबारा, तो नेगेटिव इमेज कैसे क्रिएट, आपको एक कंपनी दोबारा कह रही है यार आ जाओ मेरे पास काम करने के लिए, तो किसी वजह से निकाला हो आपको। मेरे इस कैंडिडेट के लिए वो कर सकते हैं ना, या मैनेजर के लिए कि ये बंदा ठीक नहीं है इस तरह। नहीं, ये हो सकता है कि आपको पहले निकाला हो तो आपके ग्रजेस हो उसमें, भाई आपको बड़ा सिचुएशन ऐसी हो कि जिसमें आपको बड़ी ज़रूरत है, जो एम्प्लॉई है उसकी बेटी की शादी है और उस पर अच्छे खासे पैसे लग रहे हैं, और आपने सोचा हुआ था यार मैं कंपनी से एडवांस ले लूँगा कुछ पैसे या बोनस ले लूँगा, वेडिंग बोनस, उसी दौरान आपको निकाल दिया कंपनी ने। मम्मी का मेरे पास पैसे नहीं है यार, कोविड आ गया, उसके ग्रजेस हो उसके अंदर कि यार मैं तो बड़ा बुरा किया, तो वापस वो आ जाए वो सारे, फिर वो बटोरे पैसे वहाँ से, ठीक है। हो सकता है ऐसा, पर्सनल ग्रजेस हो सकते हैं ना उसके, आपने निकाला उसको। तो दो हमने एक नेगेटिव पॉइंट है पर्सनल ग्रजेस वाला, हो सकता है उसके अंदर पर्सनल ग्रजेस हो जब आपने निकाला था, वो आगे दोबारा वो रिटेलिएट करे उस पर। दूसरा पॉइंट हमने देखा डिमांड ज़्यादा कर सकता है, सैलरी ज़्यादा डिमांड कर सकता है। दो हो गए हमारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स, और दो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या थे, एक तो ये कि वो नया पर्सपेक्टिव लेके आ सकता है उसके अंदर जब उसने, और उसको ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग रिक्वायर्ड नहीं। चल ये लास्ट स्लाइड है इसकी, इस पे एक छोटा सा जो है ना केस टाइप है, उसमें वो ये फेडेक्स का पता है ना आपको क्या है? यस सर। कोरियर कंपनी है, तो पाकिस्तान में ये इंटरनली नहीं करती, इंटरनेशनली करती है। पाकिस्तान में अगर आपने अगर इंटरनेशनल कोई पैकेज भेजना है अपना, तो वो इससे भेज सकते हैं आप। यस सर। तो फेडेक्स जो है वो भी ये जो मैं अभी आपको दिखा ही देता हूँ, ये जो आप अभी इनकी वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल है। इनकी फिलॉसफी क्या है, ये इसको क्या है, ये कहते हैं पीपल्स फर्स्ट फिलॉसफी। वो पीपल जो हैं वो इनके एम्प्लॉई हैं, वो कहते हैं एम्प्लॉई सेल्स एंड प्रॉफिट। वो कहते हैं अपने एम्प्लॉई का ख्याल रखें, हमने लिखा हुआ है शायद इधर कहीं, सबसे ऊपर एक बार फर्स्ट तो लिखा है इसमें, यहाँ पे लिखा हुआ है इधर कहीं कि पीपल सर्विस एंड प्रॉफिट। अगर आप अपने लोगों का ख्याल रखेंगे यानी एम्प्लॉइज का ख्याल रखेंगे, तो वो दे विल बी एबल टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू द कस्टमर्स एंड अल्टीमेटली द कंपनी विल अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, ये तीन इन्होंने लिखा हुआ है, देखो मैं पीपल्स फर्स्ट फिलॉसफी इनकी है। ये तो इनकी एक है ही है। उसके साथ अगर मैं आपको जो मेन जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक ज़रा मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज़ है इस पर लिखी हुई है। लेकिन जो हमने मेन जो बात यहाँ पे देखने की है वो ये है जॉब चेंज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, ये वाला JCATS के नाम से, जॉब चेंज एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। ये एक ऑनलाइन कंप्यूटर आपका एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है उनके पास, उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो कि लेट्स सपोज एहतशाम चाहते हैं कि इनके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में काम करते हैं, चाहते हैं कि मैं लाहौर ऑफिस शिफ्ट हो जाऊँ। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अपनी ये वाली जो डिज़ायर है इनकी या ये रिक्वायरमेंट है, ये उस पे जाके ना पुट कर देंगे कि ये मेरी रिक्वेस्ट है।
तो अब ये जो है इसहाक, उन्होंने भी सेम कहा कि जी इस्लामाबाद बहुत महंगा शहर है, हम लाहौर ही आ जाते हैं, लाहौर जरा सस्ता है, या लाहौर जाता रहता है रात में इस्लामाबाद सो जाता है, तो मैं इधर ही आ जाता हूँ। इन्होंने भी रिक्वेस्ट कर दी, मरियम ने भी रिक्वेस्ट कर दी कि जी उनके यहाँ पे फैमिली वाले करीब रहते हैं इधर में भी, तो जी हम यहाँ पे कर लेंगे, वहाँ पे जॉब नहीं कर सकते, सारा कुछ कर दिया। अब सिस्टम कैसे डिसाइड करेगा, तो जब जॉब आएगी तो इसको ऑफर करनी है, ये इंटरनल रिक्रूटमेंट है ना इनकी, लेकिन इन्होंने सिस्टमाइज कर दिया। अब सिस्टम कैसे डिसाइड करता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीवियस अप्रेजल्स, परफॉर्मेंस अप्रेजल्स जो आपके होते हैं उस पर आपको कुछ नंबरिंग होती है, आपको कुछ ग्रेडिंग मिलती है। जिनके ग्रेड्स हाई होंगे उसको वो टॉप पे कर देता है कि ये जो भी रिक्वेस्ट करेगा उसकी, तो जैसे कि सीएसएस के एग्जाम में जितने मार्क्स हाई आते हैं तो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं आपने किधर जाना है, किस एरिया में जाना है, पता है नहीं आप लोगों को? यस सर। आपके अगर मार्क्स लो आएंगे, जितनी टॉप पोजीशन में आएंगे उतना आपके पास ज़्यादा चॉइस है कि आप इसमें भी जा सकते हैं, इसमें भी जा सकते हैं, इस डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं गवर्नमेंट के। तो इसी तरह से ये है, आपका परफॉर्मेंस अप्रेजल में जितने अच्छे ग्रेड्स आए हैं वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको टॉप पे कर देता है। जब भी कोई जॉब आएगी इस तरह की, आपकी रिक्वेस्ट सबसे पहले हो जाएगी। अगर आप डिनाई करते हैं बाद में, तो जो सेकंड नंबर पे इसहाक है, मे बी उनकी जो है ना वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी। तो ये एक उनका बड़ा अच्छा तरीका है। और इसमें एक यहाँ पे और उन्होंने लिखा हुआ है कि इवन ये तो मैंने कहा ना कि इन्होंने जो रिक्वेस्ट ये भी कर सकते हैं, साथ में इन्होंने लिखा हुआ है कि एक सुपरवाइजर, लेट्स सपोज मैं इनका सुपरवाइजर हूँ, या लेट्स सपोज मैं फेडेक्स में काम करता हूँ और मैं लाहौर स्टेशन में कोई सुपरवाइजर हूँ उनका, तो वो ये कहते हैं कि सुपरवाइजर के पास जब कोई नई जॉब आती है ना, लेट्स सपोज उसके पास एक जॉब आई, क्या कहते हैं उसको, कस्टमर सर्विस एजेंट की फेडेक्स में, उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो इंटरनली इस पे पुट कर देता है इस सिस्टम के ऊपर कि भाई ये जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो जब जो इसको देखता है वो अप्लाई कर देता है, जैसे साथ में अप्लाई करते हैं, इसको उनको पता लगा इन दिनों को यार लाहौर में जॉब आई है तो मैं अप्लाई करूँ, फेडेक्स ही है तो अच्छी जॉब है, मैं पहले 2 लेवल पे काम कर रहा था, मे बी पहले कस्टमर सर्विस एजेंट के तौर पे काम कर रहे थे, हो सकता है ये असिस्टेंट मैनेजर कस्टमर सर्विस की जॉब आई हो, तो ये अप्लाई इस तरह करते हैं। सही है, लेकिन सिस्टम ही डिसाइड करता है खुद से, नंबर्स उनको मिले होते हैं, जो ग्रेडिंग के तहत डिसाइड करते हैं किसको जॉब ऑफर करनी है और किसको नहीं करनी। सही है बेटा, ये था हमारा, फिर हम तब कर लेंगे ये सोर्सेज है ना, 8 सोर्सेज, ये हम जब सब लोग आपके आएंगे वापस नेक्स्ट वीक में कर लेंगे। ठीक है, कोई सवाल पूछते हैं?